हेलो बच्चों, यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि रिसोर्सेस क्या होता है, इस चैप्टर में किस तरीके रिसोर्सेस को डिफाइन किया गया है। फिर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस की बात करेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे कि रिसोर्सेस क्या है, उसके बाद हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे। फिर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस की बात करेंगे कि रिसोर्सेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कौन से फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम रिसोर्सेस प्लानिंग देखेंगे कि एक रिसोर्सेस प्लानिंग क्यों हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे जरूरी है, हमारे डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर रही है। फिर हम लैंड रिसोर्सेस देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये क्या चीज है, क्या नाम है इसमें, इस क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे कि उसी लैंड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। फिर हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फिर उसी लैंड रिसोर्सेस का जो यूज यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया में कैसे है, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट देखेंगे, मतलब लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं तो लैंड वेस्ट हो रहा है और उसको क्यों वेस्ट हो रहा है, उसके कॉजेस क्या है और उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर सॉइल एज अ रिसोर्सेस, इसको डील करेंगे भाई कि सॉइल किस तरीके रिसोर्सेस का रोल प्ले कर रही है, सॉइल हमारे लिए कैसे रिसोर्सेस है, ये देखेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जैसे हमने रिसोर्सेस का टाइप देखा वैसे हम सॉइल्स के भी टाइप्स देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन टर्म का क्या मतलब है, क्या चीज है। और लास्ट में हम सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, हम सभी जानते हैं रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस कहें सिंपल वर्ड्स में तो हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चीजें भी पाई जा रही हैं और हमारे काम आ रही है, हम ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हम ह्यूमन की इस्तेमाल में आ रही है, यूज में आ रही है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वही क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज रिसोर्सेस कहलाती है जो हमारे काम में आ रही है, हम उसे यूज कर रहे हैं। ओके, हम पहला पॉइंट देखें, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। ये बात समझ में आई कि कोई भी चीज, सभी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जा रही हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारी जरूरतों को पूरी कर रही हैं। क्यों, कैसे, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, हमने उसको टेक्नोलॉजी की, अब देखें अगर वाटर है, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज की, तब हम उस रिसोर्सेस का यूज कर पाए। फिर होता है इकोनॉमिकली फिजिबल, ये क्या है भाई, लाइक जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेस है तो वो हमारे काम ही आ रहा है, उसका इकोनॉमिकली फिजिबल होना, पॉसिबल होना, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे बैठना, ये सारी चीजें भी जरूरी है एक रिसोर्सेस के लिए। फिर है कल्चरली भी एक्सेप्टेबल, ये क्या है, अब कोई रिसोर्सेस है, कहीं किसी कंट्री में रिसोर्सेस का भंडार है पर वहां के लोगों को उसके बारे में जागरूकता नहीं है, उसकी समझ नहीं है, तो वो एक तरीके से वेस्ट होगा उनके लिए, इसीलिए कल्चरेबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, हम लोगों ने गोल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसलिए वो रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे तो वो भी एक वेस्ट होगा। ओके, इन्हीं सारी चीजों को क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। क्या, सभी चीजें जो एनवायरनमेंट में पाई जा रही है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी बात कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास उसकी होनी चाहिए कि उस रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज कर पाए। दूसरी चीज, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी उस पर बेस करे, उस पर काम कर सके। फिर होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, उस चीज का हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, द प्रोसेस ऑफ transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions। इसमें ये हमें बता रहा है, ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि
जो हमारा रिसोर्सेस है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके साथ, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। नेचर तो हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दिया भाई, नेचर ने हमें रिसोर्सेस दे दिया। उसके बाद टेक्नोलॉजी, अगर हम ह्यूमंस उस चीज पे टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाएंगे तो समहाउ वो हमारा रिसोर्सेस वेस्ट हो सकता है। तो नेचर के साथ साथ क्या जरूरी है, टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। और इंस्टीट्यूशंस, कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हम बनाएं, फॉर्म करें, जिससे क्या हो कि उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज हो, उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। ओके, तो किसके साथ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के साथ। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर। हम जो ह्यूमन हैं, हम नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ना। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि ज्योग्राफी तो फिजिकल स्टडी ऑफ अर्थ है, लेकिन हम ह्यूमंस कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो चीजें। तो ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस पॉइंट को अगर हम ध्यान दें, हमारे पास रिसोर्सेस है, हम ह्यूमन क्या करते हैं, उन रिसोर्सेस से इंटरैक्ट करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हम टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे गोल्ड पड़ा हुआ है, वहां पे गोल्ड का भंडार है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो गोल्ड वेस्ट हो जाएगा। पर अगर हम टेक्नोलॉजी लाएं, उस गोल्ड को हम चेन्स बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं, ये सारी, तो उससे जो ह्यूमन उस चीज की टेक्नोलॉजी डेवलप करके उस सामान को जनरेट करेगा, तो उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी या नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। तो रिसोर्सेज का क्या ह्यूमन से इंटरेक्शन है कि ह्यूमन पहले इंटरेक्ट करते हैं रिसोर्सेज से, फिर टेक्नोलॉजी लगाते हैं और एट लास्ट उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और ओवरऑल एक नेशन का, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अब ह्यूमन को क्या बोला गया है कि ये अपने आप में रिसोर्सेज का essential component है। कहे तो हम ह्यूमन भी एक बहुत बड़े रिसोर्सेज है। अगर हम ह्यूमन नहीं होंगे तो वो रिसोर्सेज किसी काम का नहीं, उसे कौन यूज करेगा। लेट सपोज हमारी दुनिया में लोग नहीं रह रहे हैं, सिर्फ पहाड़ है, मैदान है, ओशन है, जगह है, लेकिन कोई भी ह्यूमन नहीं, तो क्या वो रिसोर्सेज काम आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो हम ह्यूमंस का क्या रोल है, हम ह्यूमंस होंगे तभी तो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। इतनी सी बात बच्चों समझ में आ गई कि कैसे रिसोर्सेज हम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि बिना ह्यूमन के ये रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं लगाएगा, सही तरीके से यूज नहीं करेगा, तो वो रिसोर्सेज किसी काम का नहीं है। ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि रिसोर्सेज क्या है। हर वो चीज जो एनवायरमेंट में पाई जा रही है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रही है, हम ह्यूमंस के बिना रिसोर्सेज कहें तो वेस्ट है। कैसे कह सकते हैं ये, इस तरीके की जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी लगा रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको एप्रोप्रिएट तरीके से पब्लिक में ला रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो तब जाके कोई रिसोर्सेस यूटिलाइज हो पा रहा है। ये बात समझ में आई कि एक रिसोर्सेस को बनाने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी, इन तीनों कंपोनेंट की बहुत जरूरत होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर मैं रिसोर्सेज के टाइप्स की बात करूं तो दो होते हैं मेनली, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेसिस पे कि किस तरीके से कोई रिसोर्सेज उत्पन्न हुआ है। कहते नहीं है कि हमारा ओरिजिन प्लेस वाला है, हमारा ओरिजिन प्लेस ये है वो है, तो उसी तरीके एक रिसोर्सेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, कहाँ से वो पैदा हुआ है, उसके बेसिस पे बात करें तो दो हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब आता है एग्जॉस्टिबिलिटी, किस तरीके से वो एग्जॉस्ट हो रहा है, उसकी बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, जैसे कौन उस रिसोर्सेज का मालिक है, उसका ओनर कौन है, उसके बेसिस पे चार है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इतनी सी बात समझ में आ गई। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है, उसकी बेसिस पे भी चार
है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ये 4 टाइप के क्या है हमारे रिसोर्सेस। ये 4 बेसिस है और उन बेसिस पे भी सब क्लासिफाई किया गया है, सब टाइप से उन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन की बेसिस पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारा रिसोर्सेस ओरिजिन हुआ है, कोई एक ओरिजिन कैसे पैदा हुआ है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो उसमें क्या है, 2, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। इसमें क्या है भाई, आप सिंपल शब्दों में समझो तो वो सारी रिसोर्सेस, वो सभी रिसोर्सेस जो बायोस्फीयर लाइक कहे तो लिविंग चीजों से जनरेट कर रहे हैं, लिविंग चीज है, वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस। एग्जांपल में हम ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा बायोटिक रिसोर्सेस का एग्जांपल क्या है, हम ह्यूमन। उसके बाद देखें तो जैसे फ्लोरा, फाउना, फ्लोरा हमारे जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, फाउना हमारे एनिमल्स हो गए, और कुछ जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जैसे कि अब एनिमल हो गया, फंगी हो गया, ये सारी चीजें। एबायोटिक की बात करें तो ऑल दोस थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे रॉक्स, मेटल्स। अब हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो रिसोर्सेज तो है लेकिन वो नॉन लिविंग है, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारी रॉक्स होगी। रॉक्स क्या है, एक रिसोर्स है बट वो नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं है। मेटल्स हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, ये लाइट हो गई, ये सब कैसे रिसोर्सेस है, एबायोटिक, उनमें जान नहीं है। हम कहें तो सिंपल वर्ड्स में बायोटिक को हम लिविंग कह सकते हैं और एबायोटिक को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। ओरिजिन की बेसिस पे कितने टाइप हो गए भाई, 2 टाइप हो गए, बायोटिक हो गया और एबायोटिक हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं अपनी एग्जॉस्टिबिलिटी की ओरिजिन पे कि ठीक है, देखिए बेसिस किसका होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी की, किस तरीके से चीजों को हम एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 2 है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है, द रिसोर्सेस व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मतलब वो रिसोर्सेस जिसे हम ह्यूमन किसी भी वे में, जैसे फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, मैकेनिकल तरीके से दोबारा बना पाए, दोबारा उसको डेवलप कर पाए, दोबारा उसे जनरेट कर पाए, वो क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल, दोबारा रिन्यू कर पाए। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी चीजें हम दोबारा, अब हमने सोलर एनर्जी है, हमने एक बार सोलर सन से हमने सोलर एनर्जी ली, हमने पैनल लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, पर दोबारा क्या हम उससे नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके विंड से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वाटर से भी, फॉरेस्ट, हमने एक बार फॉरेस्ट से अगर हमने फल ले लिया तो क्या हम दोबारा नहीं ले सकते, हम उस रिसोर्सेस का दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी कैसे आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो दीज रिसोर्सेस टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो पहली चीज हम खुद से नहीं जनरेट कर सकते, दूसरी चीज की इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कि हमारी 10 पुश्त बीत जाएगी, फिर जाके ये रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बनेगा। तो उसके एग्जांपल्स की बात करें, क्या क्या है, जैसे कि सम ऑफ द रिसोर्सेस लाइक मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसको हम एक बार यूज कर लेंगे, वो दोबारा फॉर्म होने में बहुत टाइम लेगा। लेट्स आप ये समझो कि जैसे कोयला है, आपने कोयले से एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, तो क्या आप कोयला दोबारा बना सकते हो, आप नहीं बना सकते हो। उस बनेगा लेकिन वो अर्थ के अंदर बनेगा और बहुत टाइम बाद बनेगा। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि वो रिसोर्सेस जो जिसे फॉर्म होने में, उसके फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है और उसको हम ह्यूमंस नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस समझ में आ कि रिन्यूएबल जो हम मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल तरीके से दोबारा रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल हो गया। जो हम ह्यूमन नहीं कर सकते, जिसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं, किसके बेसिस पे, ओनरशिप की बेसिस पे, कि किसी रिसोर्सेस का ओनर कौन है, उस चीज कि रिसोर्सेस पे मालिक किसका, मालिकपन किसका है, कि कौन उस पे अपना हक जता रहा है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस से समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, किसी एक इंसान से ये रन होता है। जैसे हम हैं, हमारा घर है, तो
जमीन किसकी है? हमारी होगी ना। उस जमीन पे सिर्फ हमारा हक है, उस इंसान का हक होगा जिसके नाम पर वो जमीन होगी। कहे तो उस जमीन का टैक्स हमने किसको? गवर्नमेंट को पे किया है, तब जाके वो प्रॉपर्टी हमारी हुई है। इसी तरीके इसका एग्जांपल लेके कि अर्बन पीपल जो पर्सनल प्रॉपर्टी रखते हैं वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो पीपल विथ लैंड ओनरशिप। अब गांव में खेत होते हैं तो हर खेत किसी किसी पर्सन के नाम पे, तो जिस पर्सन के नाम पे जो खेत है वो उस खेत का मालिक हो गया। तो इस तरीके हम समझे तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या है? जिस रिसोर्सेस पे किसी एक इंसान का राइट है। अब उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, जो भी पे किया उससे हमें मतलब नहीं है। सिंपल हम समझे, हम क्या जानेंगे कि जिस रिसोर्सेस पे किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन का राइट है, हक है, ओनरशिप है, वही क्या है? हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेस। कम्युनिटी रिसोर्सेस की बात करें तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस वो होता है जो एक कम्युनिटी के द्वारा, लाइक एक ग्रुप के द्वारा ओन्ड किया जाता है। जैसे अब इसकी बात करें, दीज आर रिसोर्सेस व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल विलेज फाउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, अर्बन। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी कम्युनिटी के ग्रुप्स जितने भी मेंबर होंगे, अब हम माने हम 10 लोग हैं और हम 10 लोगों ने मिलके एक जगह खरीद ली, तो उस जगह पे जितने भी रिसोर्स होंगे उस रिसोर्सेस पे हम सभी 10 लोगों का राइट होगा। ठीक इसी तरीके इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि कोई हमारे गली में, हमारे एरिया में कोई पार्क है, तो उस पार्क पे क्या कोई एक इंसान कह सकता है उसका है? नहीं, वो सभी का है। वहां पे जितने लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं उन सभी का उस पर हक है, वो सभी वहां पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट उसको बनाई है, या फिर कहें तो एक कम्युनिटी उसको बनाई है। उस पर जैसे कि कोई हम एनजीओ देखते हैं, वो सभी तो वो पब्लिक फाइनेंस में आ जाता है कि उसको कौन ओन करेगा? पूरी कम्युनिटी करेगी, वो जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं। कोई पार्क हो गया, जो विलेज में हमारे पॉन्ड्स होते हैं, कोई कह सकते हैं कि मैं इससे पानी लेता हूं, तुम नहीं ले सकते, नहीं, सभी ले सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेस से इतना तो समझ में आ रहा है नाम पढ़ के कि ये कुछ नेशन से रिलेट कर रहा है। अब अगर हम इसमें एक पॉइंट देखें, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन। अगर हम समझे तो किसी भी जगह में अगर कोई रिसोर्सेस है तो वो हमारे नेशन का ही है। हम तो नहीं कह सकते कि हमारा है। हम पूरी कंट्री में एक साथ जब रह रहे हैं तो अल्टीमेट तो वो नेशन का ही है। लेकिन इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic up to 12 nautical miles from the coastal term territorial water and resources therein belongs to the nation। इसका मतलब अगर आप समझो ध्यान से कि हम ये तो जानते हैं कि किसी न किसी वे में ओवरऑल सारे रिसोर्सेस एक नेशन को बिलोंग करते हैं, पर कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन पर हमारी गवर्नमेंट का रूल है। जैसे जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, वो भी कहाँ तक, जो हमारी बाउंड्री, जो हमारी इंडिया का बाउंड्री है जिसमें दो है, कोस्टल बाउंड्री है और टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसके अंदर जो है वो दूसरा जो हमारे ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स एक डिस्टेंस है। जैसे लेट्स सपोज ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट है, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ओशियन में रिसोर्सेस है वो किसके होंगे? इंडिया के होंगे। उस पे कौन ओन करेगा? वो पर्टिकुलर कंट्री ओन करेगी। मतलब अगर हम नेशनल रिसोर्सेस की बात करें तो ये कंप्लीटली नेशन से जुड़ी हुई चीज है। ऐसे रिसोर्सेस जो जिसपे एक नेशन क्या करता है? रूल करता है, ओन करता है, राइट रखता है, और वो कहाँ तक? एक हमारी बाउंड्री तक, जो हमारी इंडिया की कोस्टल बाउंड्री और टेरिटोरियल बाउंड्री है। दूसरा ओशन की बात करें तो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे समझे कि इंटरनेशनल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल रिसोर्सेस से समझ में आ रहा है ना कि ये वर्ल्ड वाइड चीज है, कि वो रिसोर्सेस जिन पर किसी एक कंट्री का राइट नहीं है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेस। इसमें एक चीज समझने वाली है कि द ओशियनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 kilometer of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions। अब जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस हैं उसमें क्या है कि जो वो उन रिसोर्सेस पे राइट रखता है जिस पर भी किसी एक कंट्री का राइट नहीं है। और ये क्या होते हैं? जैसे एक कंट्री है उस पे 12 नॉटिकल मील्स तक तो वो कंट्री खुद उस पर राइट रखेगी, लेकिन उसके बाद 200 जो हमारा किलोमीटर है
उस पे वो सभी एरिया की कंट्री आ जाएंगे जो ओशन के सराउंड में होंगी, और उस 200 के बियॉन्ड, उस 200 के बाद उस पर किसका राइट होता है? किसी एक कंट्री का नहीं होता, किसी भी कंट्री का नहीं होता, ऐसा कह सकते हो। उस पर किसका राइट होता है? जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। आप समझो बात को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो जिनके रूल्स पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं, उस रूल्स को पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री फॉलो करेगी, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ही उस जगह पे रूल करते हैं, उस जगह पे ओन करते हैं कि ये रिसोर्सेज उनके राइट में है। उस चीजों को उस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड काम आए, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एक कंट्री को दे देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ओनरशिप की बेसिस पे 4 रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि एक रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, मींस रिसोर्सेज का भी तो डेवलपमेंट होता होगा ना। हमने अभी आपको बताया कि बिना डेवलपमेंट के, बिना ह्यूमन बीइंग जब उस पे टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्सेज क्या है? वेस्ट है। तो उसका डेवलपमेंट होगा, तो उस डेवलपमेंट की बेसिस पे हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप कितने होते हैं। पहला है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जैसे कोई रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है, कोई एक एरिया है, वहां पे रिसोर्सेज पाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों ने या कोई भी पीपल वहां पे आके उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। अगर हम अपने इंडिया का मैप देखें तो जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, वेस्टर्न एरिया है हमारा, उसमें क्या सोलर एनर्जी भी अच्छी मिल रही है, और गुजरात एरिया में जो हमारा विंड वाला सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, वहां पे धूप भी अच्छी आ रही है, हवा भी अच्छी है, तो उससे हम बहुत एनर्जी बना सकते हैं, बहुत एनर्जी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर क्या हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे? नहीं। जिस लेवल पे ये होना चाहिए उस लेवल पर अभी इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वो रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, लेकिन अभी उसकी यूटिलिटी नहीं हुई है, वहां पे भी उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं स्टार्ट हुआ है, तो वो कैसा रिसोर्सेज कहलाएगा? पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब बात आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसा रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी भी हमें पता है कि किस क्वालिटी में वो है, अच्छा है, कम अच्छा है, खराब है, बुरा है, जो भी है, और उसकी क्वांटिटी भी कि किस अमाउंट में वो हमारे लैंड पे, हमारी जगह पे प्रेजेंट है, ये भी हमें पता है। उस यूटिलाइजेशन भी उसका डिटरमाइंड हो चुका है। पर ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे हम? कि डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे। और द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि जो इसका डेवलपमेंट किस पे बेस करता है। हमने बताया ना आपको कि ह्यूमन जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, फिजिबल भी तो होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो जिनकी क्वांटिटी भी हमें पता है कि कितने अमाउंट में है, क्वालिटी भी पता है कि कितने अच्छे हैं, कितने कम अच्छे हैं, ये सारी चीजें पता है, और उसका यूटिलाइजेशन भी डिटरमाइंड है कि कैसे होगा। और वो रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करेंगे? टेक्नोलॉजी पे। फिजिबल होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के फिजिबल होने चाहिए, उसके कंपैरेटिबिलिटी बैठे होने चाहिए, तब जाके हम उसको यूज कर पाएंगे। तो इन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। अब बात आती है स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टॉक्स में चीजें रखी हैं। तो इसको अगर हम समझे, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक्स। मतलब अब इसमें स्टॉक्स में हमने सुना है ना घरों में कि ये चीजें स्टॉक में अभी रखी हुई हैं। स्टॉक का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, हमें पता है कि ये चीज यहाँ पर रखी हुई है, हमारा रिसोर्सेज यहाँ पर है, लेकिन हम ह्यूमंस के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज को यूटिलाइज करने की। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्सेज हमारे किसी काम के हैं नहीं, वो लेकिन आगे काम आ सकते हैं ना, तो वो स्टॉक में अभी रखे हुए हैं। तो उन्हीं रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? एज टर्म्ड एज स्टॉक। उन्हें क्या कह देंगे हम? स्टॉक्स कह देंगे। एग्जांपल की बात करें तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ
two inflammable gas, hydrogen and oxygen, but we do not have the required technology, know how to use them for this purpose. अब हमें तो पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा पानी बना है, लेकिन हमें अभी ये चीज नहीं पता चल पाई है कि कैसे, नो हाउ, हम कैसे इस चीज को जाने कि इन दो गैस की मदद से मिलकर हम पानी बना सकते हैं, खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें नॉलेज है कि ये पानी यहाँ पे है, हमें पता भी है, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम इस चीज को कैसे रन में लाएं, कैसे अपनी प्रैक्टिसेस में लाएं। तो ये कौन सा रिसोर्सेस हो जाएगा, स्टॉक में, जो हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है, बस जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी हम यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आता है रिजर्व। रिजर्व भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। रिसोर्सेस व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग technical know-how, but their use has not been started. These can be used meeting future requirements, for example water in dams, forest sector. अब इसमें क्या है ना कि भाई रिसोर्सेस तो हमें पता है कि यहाँ पे है और इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास somehow है, लेकिन कहें कि कोई रिसोर्सेस हमें पता है कि यहाँ पे इतना रिसोर्सेस है, उसकी हमें समहाउ टेक्नोलॉजी भी पता है, उसकी विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, मतलब कहें तो टेक्नोलॉजी भी पता है, लेकिन क्या दिक्कत है कि अभी हमने उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया, हमने उस चीज को फ्यूचर जनरेशन के लिए रखी हुई है। अब इसमें जैसे क्या जाता है, वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब जो पानी हमारे डैम्स में इकट्ठा हो रहा है उसे हम पूरी तरीके से क्या यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हम चाहें तो उसका यूज करके बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। फॉरेस्ट भी हमने अपने पास रखी, क्या हम सारे फॉरेस्ट को एक साथ यूज कर लेते हैं? नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ही वो हार्मफुल होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सेव करके लिए रख रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन एज अ रिजर्व रख रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे डेवलपमेंट के बेसिस पे भी 4 रिसोर्सेस होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस समझ में आ कि 4 बेसिस पे हमने देखा, ठीक है, और उन चारों के भी सब टाइप्स हमने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मैंने आपको बताया कि किसी भी रिसोर्सेस अगर उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो रिसोर्सेस वेस्ट है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। और रिसोर्सेस कैसे डेवलपमेंट करता है, कौन सी चीजें फैक्टराइज है, कौन सी चीजें रोल प्ले कर रही है, ये सारी चीजें अगर हम देखें, रिसोर्सेस आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसमें ये देखे जाए कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम ह्यूमंस जो रह रहे हैं, रिसोर्सेस ने हमारी लाइफ कितनी आसान कर रखी है। हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, पहले जब हमें रिसोर्सेस थे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें कहीं भी जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम अपने व्हीकल यूज कर रहे हैं, हम व्हीकल में बाइक्स यूज कर रहे हैं और वाटर वेज यूज कर रहे हैं, एयर वेज यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ जीने की कहे तो प्रैक्टिसेस, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी कैसे अच्छी होती है रिसोर्सेस से। जितना ज्यादा रिसोर्सेस हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, हमारी वे ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएंगी। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारा नेचर है, हमारा एनवायरमेंट है, उसका रिसोर्सेस क्या है, एक फ्री गिफ्ट है। हमें फ्री में एक गिफ्ट मिला है, किसकी तरफ से, नेचर की तरफ से। क्या है वो फ्री गिफ्ट, रिसोर्सेस है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। बट मैंने अभी आपको बताया ना, हम ह्यूमंस के लिए रिसोर्सेस बहुत रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अब इन रिसोर्सेस का मिस यूज कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम अगर किसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे और वो चीज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है तो एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो हमारी आगे वाली जनरेशन, उसे बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उनकी लाइफ टफ होती जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम इसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब
जो हमारा रिसोर्सेस है उसका डिप्लेशन हो रहा है, वो डे बाय डे खत्म होते जा रहा है, उनका उनका मिस यूज हो रहा है। अगर हम सही से रिसोर्सेस को नहीं यूज करेंगे, आप अगर समझो कि हम हमारे घर में भी अगर 4 लोग हैं, 4 मेंबर है, तो 4 बाइक्स घर पे हैं, चाहे तो हम एक बाइक्स में काम कर सकते हैं, लेकिन हमने 4 बाइक्स रखी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई जिससे भी जाना है वो बाइक से जाएगा, जितना ज्यादा भाई आप बाइक से जाओगे उतना फ्यूल खर्च होगा, अल्टीमेट आप रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहे हो ना। जो काम आप इजी पैदल जाके कर सकते हो उसमें भी आप एक व्हीकल को यूज कर रहे हो, तो क्या वो रिसोर्सेज का डिप्लेशन नहीं है? हो रहा है, आप कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न्स डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स दैट इज हैव एंड हैव नॉट फॉर रिच एंड पुअर। अब अगर हम ये देखें कि जो अमीर लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं, अपने इंडिया में हर तरीके के लोग हैं, तो जो अमीर लोग हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, भाई वो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं? उनके पास एक अच्छी इकोनॉमी है, उनका एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उनकी इकोनॉमी अपने आप अच्छी है, पैसे हैं, तो वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कहें तो वो उस जगह पे भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं जहां पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसी जगह पुअर लोग, गरीब लोग क्या कर रहे हैं भाई, जहां पे उन्हें नीड है वहां पे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ हाथ में रिसोर्सेस रह गया है कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो उस रिसोर्सेस का यूज कर पाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो इस रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में 2 सेगमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, सोसाइटी का भी 2 क्लासिफिकेशन हो जा रहा है। तो ये भी क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहाँ पे, हमारी सोसाइटी में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिस्प्लेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब मैंने आपको अभी बताया ना कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉयटेशन है कि उसको हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उसको हम बहुत गलत तरीके से कई बार कर लेते हैं कि हमें जरूरत नहीं होती फिर भी हम उस रिसोर्सेज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आसानी चाहिए, हमें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है ना कि अदर चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में रिसोर्सेज के अलावा है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें भी उन चीजों को भी हम हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये आप लोग इस टाइम ओजोन लेयर डिप्लेशन आप इतना देख रहे हो कि गर्मी आ गई, लोग इतनी एसी चला रहे हैं, इतना फ्रिज डे बाय डे यूज कर रहे हैं, फ्रिज की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एसी घरों में, हर घर में एसी लगती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ओजोन डिप्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? कि जहां पे हमें रिसोर्सेज यूज करने की नीड नहीं है वहां पे भी हम उस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमने रिसोर्सेज को कैसे यूज किया कि हमारे पास जरूरत नहीं थी फिर भी हम उस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो इससे जो हमारे एनवायरमेंट में अलग प्रॉब्लम्स है, दूसरी चीजें, दूसरे सेक्टर है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया ना कि हम ह्यूमंस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगा तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, और इसी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में हम कई बार अपने एनवायरमेंट को हार्म भी करते हैं। तो एक टर्म यहाँ पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। अगर मैं easy language में simple words में आपको समझाऊं तो sustainable development वो डेवलपमेंट है जिसमें हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन अपने environment को हार्म ना पहुंचाएं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी सस्टेन रहे, उसके बारे में भी हम सोचे कि हम कहीं ऐसी इस तरीके से तो रिसोर्सेस नहीं यूज करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेस नहीं बचेगा। तो हम ये सोच समझ कर करें। तो ऐसा डेवलपमेंट जब किया जाता है जिसमें हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन रहती है और हमारी प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी होती रहती है, तो वो कैसा डेवलपमेंट होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक समिट आई थी, अर्थ समिट 1992 में। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इन जून 1992
1992, जून 1992 में ये समिट आई थी, जहां पे मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन द ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। मतलब ये दुनिया की पहली अर्थ समिट थी जहां पे 100 से भी ज्यादा कंट्री के हेड आए थे। कहें तो 100 से ज्यादा कंट्री यहाँ पर सम्मिलित हुई थी, यहाँ पर आई थी, कहें तो एक टाइप की मीटिंग हुई थी। द समिट वॉज कन्वर्ट for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at the global level। मतलब इस समिट में क्या हुआ था, किन चीजों पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि जो हमारा इन्वायरमेंटल चीजें हैं, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चीजें, हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे डिस्कस की गई थी, अर्थ समिट पे। दुनिया में पहली समिट कौन सी थी, अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो एक सिटी का नाम है कह सकते हैं, तो वो कहाँ पे है, ब्राजील में, जहाँ पे 1992 में दुनिया की पहली अर्थ समिट थी, जिसमें क्या क्या डिस्कस किया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं। और द रियो Convention endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। अब इसी जो समिट हमारी हुई थी, इसमें से एक टर्म आता है एजेंडा 21। इसी में क्या हुआ था कि इस समिट के बाद ये आया था एजेंडा 21, किस चीज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीवमेंट के लिए, कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं 21st सेंचुरी आते तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजेंडा 21 छोटा सा देखें कि क्या होता है। तो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था भाई, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एम क्या था, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, कहाँ पे, ग्लोबल लेवल पे। दूसरा, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या था कि जो हमारी इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे थे और जो हमारी पॉवर्टी थी, गरीबी थी, बढ़ रही थी, तो इन सारी चीजों से हम कैसे आउटकम पाए, कैसे हम बाहर आए, इन सारी चीजों पे डिस्कस किया गया था। कैसे कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ लॉस थे कि हम पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करें, दूसरा कि हम अपनी जो हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उससे बच पाए, पॉवर्टी कैसे रिड्यूस कर पाए, जो डिजीज फैल रही है उन सारी चीजों से कैसे हम छुटकारा पा पाए, ये सारी चीज। और दूसरा था कि म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमें ये मिल के करना है। किसी एक कंट्री का काम नहीं है कि उसने अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ला लिया, इन्वायरमेंटल डैमेज को एकदम खत्म कर दिया, पॉवर्टी खत्म कर दी, डिजीज का फैक्टर सारा खत्म कर दिया, तब ये पूरे ग्लोबल लेवल पे नहीं होगा। इससे भी हमारी कंट्री को, हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पड़ोसी कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी तो हम कितना भी अपनी कंट्री को डेवलप कर लें, क्या कोई फायदा है? नहीं। तो ये हमें कैसे करना है, मिलकर करना है, सबको इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, तब जहाँ के कहीं कहीं ग्लोबली हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब इसके बाद ये कैसे होगा, यहाँ पे आपने देखा ना कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैसे होगा, रिसोर्सेज प्लानिंग के थ्रू होगा। एक हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस चीज के लिए, कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो रिसोर्सेज प्लानिंग हम समझ लेते हैं फटाक से कि क्या है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। एक यही ऐसी प्लानिंग है क्योंकि हर इंसान समझता है कि बिना रिसोर्सेज के हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो हमारी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जाए, हम लोग ही, हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इस प्लानिंग को कैसे जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस के लिए एक्सेप्ट किया गया कि रिसोर्सेस को हम जुडिशरी, मतलब कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के यूज करें। ऐसा नहीं कि अमीर है तो वो एक्सप्लॉइट ही करता चला जा रहा है, गरीब है तो बेचारा उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसके अंदर आएगा, रिसोर्सेस प्लानिंग के अंदर आएगा। फिर क्या है, देयर इज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सो द रिसोर्सेज प्लानिंग इज क्रूशियल। अब अगर हम ध्यान से समझे कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे, वो बहुत डाइवर्सिफाई है। मतलब अगर हम देखें ये हमारा अर्थ है तो शायद इस एरिया में कुछ पाया जाए और इस एरिया में कुछ भी ना पाया जाए, तो ये क्या है, डाइवर्सिफाई है। मतलब कि कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि हमें रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए एक कहें तो मोटिवेट करती हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर कहीं पे रिसोर्सेज कम है तो वहां के लोगों को भी तो जिंदा रखना है, वहां के लोगों की भी तो लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। ये कब होगा, जब हम रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे, हम रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, एक प्रॉपर रूल बनाएंगे, एक प्रॉपर लॉ बनाएंगे कि इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इंश्योर्स द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। अब प्लानिंग करती है भाई, प्लानिंग का काम क्या है, हम कहीं जाते हैं घूमने तो हम पहले से प्लान कर लेते हैं ना कि हमें इतने बजे इस ट्रेन से जाना है, यहाँ पे उतरना है, यहाँ पे ये होटल कर लेना है, फिर होटल से हमने मॉर्निंग में निकलना है घूमने, सारी चीजें हम प्लान करते हैं। तो क्या होता है कि हमें उस जर्नी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो रिसोर्सेज प्लानिंग भी इसी तरीके क्या करती है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करती है। मतलब कि उस रिसोर्स का सस्टेनेबल तरीके से यूज कैसे होगा, इक्विटेबल मतलब वो इक्वालिटी के साथ, हम ऐसा नहीं कि किसी के पास गरीब है तो उसके पास जा नहीं रहा, अमीर है तो उसके पास चला ही जा रहा, ऐसा नहीं होगा। तो रिसोर्सेज प्लानिंग किसे प्रमोट करती है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को। कब के लिए, आज प्रेजेंट हमारे लिए भी, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। लास्ट पॉइंट क्या आता है, रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेसेसरी। अब ये रिसोर्सेज प्लानिंग हमने देख लिया क्या क्या करती है, अब इसका इंपॉर्टेंस भी तो हमें देखना है ना कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। भाई रिसोर्सेज प्लानिंग हमने देखा है कि क्या क्या करती है, अब ये इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हम ये भी देख लेते हैं कि क्यों हमारे लिए इतनी इसकी जरूरत है। तो पहले क्या, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे मेजर पॉइंट कि जो हमारा अर्थ है उस पे रिसोर्सेज अनइवनली, मतलब कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग का यूज करना बहुत जरूरी है। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, तो अगर हम उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमारे पास से खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत प्रॉब्लम में आएगी, उसे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से भी हमें एक एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें इस तरीके से यूज करना है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो डेवलपमेंट एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी सेटिस्फाई करे, कि उनको उनके बारे में सस्टेन करे, हमारी प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी कर रहा है। कैसा डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और ये कब हो पाएगा, जब रिसोर्सेज प्लानिंग होगी। बिना रिसोर्सेज प्लानिंग के हम ये चीज कर ही नहीं सकते। फिर क्या है, प्रिवेंटिंग वेस्टेज। अब प्रिवेंटिंग वेस्टेज की बात करें तो रिसोर्सेस हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि उन रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज किया जाता है जहां पे उनकी कोई नीड नहीं है, तो वो क्या माना जाता है कि वो रिसोर्सेस वहां पे वेस्ट हो रहा है। हम कहते नहीं हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, तो वो टाइम अगर हम गलत जगह दे रहे हैं तो वो टाइम हमारा वेस्ट होता है ना। ठीक इसी तरीके अगर हम रिसोर्सेस का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसे रिसोर्सेस का वेस्टेज माना जाता है। तो उसी वेस्ट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेस प्लानिंग करनी चाहिए। फिर क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। भाई इतनी चीजें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी तो आएगा, हमारे इन्वायरमेंट भी तो प्रोटेक्ट होगा, उसकी भी तो रक्षा होगी। तो ये समझ में आ गया। और जब इतनी चीजें हो जाएंगी तो इन सभी का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सो बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इज नीडेड एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। यही चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई ना कि कोई भी रिसोर्सेस है उसको हम अकेले नहीं सही से यूज कर सकते हैं, उस चीज को सही से यूटिलाइज हम अकेले कहाँ से कर सकते हैं। अगर हम सही से यूज कर रहे हैं, हमारे बगल वाला सही से नहीं यूज कर रहा है, तो हो सकता है कि पॉल्यूशन उसकी तरफ से हमारी तरफ आ जाए। इसीलिए हमें हर लेवल पे, हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इवन लोकल लेवल पे हमें अपने गली मोहल्ले से शुरुआत करनी चाहिए कि हमें इस चीज को समझना है कि रिसोर्सेस किस तरीके से यूज, ये किसी अकेले के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलके
एक बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, हमने रिसोर्सेज प्लानिंग समझ लिया कि क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करनी चाहिए। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग किस तरीके से की जा रही है, कि इंडिया में जो हमारा रिसोर्स है उसको यूज करना, उसको एक्सप्लॉइट करने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्लानिंग है, ये हमें देखना है। तो बेसिकली इसमें तीन मेजर इवेंट्स हैं, तीन मेजर वेज हैं जहां से क्या किया जाता है, रिसोर्सेज प्लानिंग की जाती है। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है कि सबसे पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहला काम इंडिया में क्या किया जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर, कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो रिसोर्सेज लाइक किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, ये कैसे, कहाँ पे पाया जा रहा है, कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, किस क्वालिटी में पाया जा रहा है, ये कैसे होगा, उसका सर्वे किया जाता है। ठीक है, मैपिंग की जाती है। आपने देखा होगा मैप, आपने अपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसमें लिखा होगा कोल इस जगह पे पाया जाता है, डायमंड इस जगह पे पाया जाता है, हमारे जो पेट्रोलियम गैसेस हैं, हमारी नेचुरल गैसेस हैं, हमारा पेट्रोलियम है कहाँ पे पाया जा रहा है, ये सारी चीजें। फिर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को एस्टिमेट किया जाता है कि किस मेजरमेंट के साथ कैसे हम उस रिसोर्सेज को सही से यूज कर। तो पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, कि उस रिसोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या लेते हैं, इवॉल्विंग अ प्लानिंग। अब हम प्लानिंग पे डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से एक प्लानिंग बनानी है कि वो रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो। क्या है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब अब हम क्या करेंगे, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रिसोर्सेज कहाँ है, किस अमाउंट में है, किस क्वालिटी में है, उसका सर्वे, मैपिंग, सारी चीजें कर ली। अब हम प्लानिंग को इवॉल्व करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी के साथ, किस स्किल के साथ। अब बिना स्किल के भी तो रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी भी लगा के हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले हमें टेक्नोलॉजी लगानी है, फिर इसमें स्किल्स, लेबर रखने हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे भाई, कि अगर कोई मान लीजिए कोयले का फैक्ट्री है, कुछ लगाया गया, तो उसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा ना, कि ये इंस्टीट्यूशन सारी कोल की चीजों को देखेगा। फिर हम दूसरी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उसमें हम क्या अपने गोल्ड वाली चीजों को रख देंगे। फिर हम अदर में ऐसे रिसोर्सेज को जैसे जैसे डिवाइड करके रखेंगे, वैसे वैसे हर इंस्टीट्यूशन को हम देते जाएंगे कि ये काम इस इंस्टीट्यूशन का, तो ये किस में आएगा, प्लानिंग में आएगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब इसमें क्या है, अल्टीमेट देखें, जब हम ये दो चीज कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो, तो हमारे नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है। कैसे, या हमने भाई आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे कितने अमाउंट में, फिर हमने कुछ प्लानिंग्स कर ली, कुछ टेक्नोलॉजी देख ली कि किस तरीके कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कुछ अपनी स्किल्स लगा ली, कुछ अपने स्किल्स लेबर को ऐड ऑन कर दिया, फिर उसमें हमने क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूशंस बना ली, तो ओवरऑल कंट्री की रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक, लास्ट में हम देखें, इंडिया हैज मेड concerted effort for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plans launched after independence। इसमें सबसे पहली बार अगर हम कहें कि सही तरीके से कब स्टार्ट हुआ था, तो ये कब हुआ था भाई, जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, हमारा देश कब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस इंडिपेंडेंस के बाद जब पहली बार ये किया गया तो 5 ईयर प्लान लाया गया। आपने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना होगा कि 5 साल के एक प्लान होते हैं जिसमें कुछ रूल्स लाए जाते हैं, कुछ नियम लाए जाते हैं, कुछ एम्स सेट किए जाते हैं कि हमें ये चीजें अचीव करनी है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 5 ईयर प्लान के, कब, इंडिपेंडेंस के बाद। तो रिसोर्सेज प्लानिंग हमने देख ली, और इंडिया में कैसे रिसोर्सेज प्लानिंग हो रही है ये भी हमने देख लिया। मेजरली 3 स्टेप हमारे हो रहे हैं। अब अगर हम देखें कि इसी रिसोर्सेज प्लानिंग में कुछ अदर चीजें हैं, उसमें अगर हम देखें तो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, कि किसी रीजन में अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तभी जाके वहां का कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। अब अगर कहीं पे रिसोर्सेज पाए ही नहीं जा रहे तो वहां का डेवलपमेंट करना ऐसा नहीं है वो होगा नहीं, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल है पर उनमें कुछ चेंजेस भी तो आ रहे हैं, उनकी
जो अवेलेबिलिटी है, अगर हम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को नहीं यूज करें, अगर हम उनकी बात ना करें, तो क्या होगा? डेवलपमेंट हो पाएगा? डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम रिसोर्सेस अगर है हमारी जगह पे, हमारे रीजन में रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं, तो अब तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं पाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं बना रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रिसोर्सेस प्लानिंग में क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर इवॉल्विंग प्लानिंग में जैसे आपको टेक्नोलॉजी देखनी है कौन सी लगानी है, स्किल्स लेबर देखने हैं कौन से लगाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगे तो क्या आप डेवलपमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म। Colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. अगर आप ध्यान से अपनी हिस्ट्री में जाओ, अपने प्रीवियस चीजों को पढ़ो, अपने पास्ट इवेंट देखो, तो वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेडर्स, बाहर से लोग कहाँ पे आए थे? जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रूल किस एरिया में हुआ है? जिस एरिया में हमारा रिसोर्सेस ज्यादा है। किसी भी कंट्री में जहां पर रिसोर्सेस ज्यादा है, वहां पर ही फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर उसको जाके बाहर सेल करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी। कहीं ना कहीं तो जो रिसोर्सेस होता है वो क्या अट्रैक्ट करता है? फॉरेन इन्वेडर्स को, बाहर से आने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। सबसे बड़ा रीजन समझ में आया कि बाहर से लोग दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वहां पे वो रिसोर्सेस मिल रहा है। तो फॉरेन इन्वेडर्स जो हमारे इंडिया में आए थे, उसमें ब्रिटिश का अगर हम बेस्ट एग्जांपल लें, क्यों? क्योंकि इंडिया, उन्हें पता था कि इंडिया के पास रिसोर्सेस है, हर चीज का रिसोर्सेस है। सबसे बड़ी चीज ह्यूमन रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज, इंडिया के पास हर फील्ड में रिसोर्सेज है। एक इंडिया ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जिसके पास हर टाइप की रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स, ब्रिटिशर्स को बहुत अट्रैक्ट किया था ये चीज यहाँ पर आने के लिए। इसी में एक टर्म आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई अब हमने प्लानिंग वगैरह सारी चीजें कर ली, तो हम कुछ कंजर्वेशन भी तो करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे देखना है हमें। इनरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead to social, economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various level it's important. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा रिसोर्सेस है उसमें कहीं कहीं इरेशनल यूज हो रहा है, कि कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे घर पे आपने देखा होगा, फील किया होगा कि जो आजकल का यूथ है, अगर उसे 100 मीटर की डिस्टेंस पे भी जाना है तो वो अपना व्हीकल उठाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसे दिखाना है कि हमारे पास बाइक है ये, तो वो क्या कर रहा है? उस चीजों को जो पेट्रोल लग रहा है उसको ओवर यूज कर रहा है कि नहीं। वो चाहता तो उस जगह पे पैदल भी जा सकता था, लेकिन वहां पे उसने जबरदस्ती की चीजों को उस जगह पे यूज किया, तो क्या हुआ? ओवर यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या करना है? जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक फील्ड है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी इकोनॉमिक चीजें हैं, वो सारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगी ना। और अल्टीमेट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रॉब्लम फेस करेगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सारी चीजों से आउटकम लाने के लिए, ओवरकम होने के लिए हमें क्या करना है? हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस लाना है भाई, कि हम कैसे रिसोर्सेस को सेव कर पाए। ये सब भी कैसे होगा? रिसोर्सेस प्लानिंग की वजह से होगा। इसी फील्ड में भाई गांधी जी को बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक लाइन बोली थी, उनका एक सेंटेंस था, स्टेटमेंट था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब हमारी अर्थ पे सभी की नीड पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, कि हम जितने लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उन सभी की नीड, जो जो हमारी नीड है, जो जो हमारी जरूरतें है, उनको पूरा करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जब हम इसको ग्रीड में बदल देंगे, अपनी नीड जो हमारी जरूरत है उसको ग्रीड में, लालच में बदल देंगे, तो उस चीज के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हमारा जो रिसोर्सेस है वो हम सभी के लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हम चाहे तो हम जितने ह्यूमन हैं, आज हमारी पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी की नीड्स पूरी हो सकती है। लेकिन जब हम उस जरूरत को, उस नीड्स को ग्रीड में चेंज कर देंगे, लालच में बदल देंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो गांधी जी की बात करें तो इनमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने
टाइम पे दिए हुए थे वो क्या था कि ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। इन्होंने ये चीज समझाई थी कि जो हमारे लोग हैं उनका जो लालच सेल्फिश वाला नेचर है, ग्रीडी बनने का नेचर है, वही क्या कर रहा है, रिसोर्स डिप्लेशन को ओरिजिन दे रहा है, जन्म दे रहा है। बस कैसे दे रहा है भाई, कोई भी इंसान जब ये सोचेगा कि हमारे पास ये भी हो जाए वो भी हो जाए, हम दिन भर कार से घूमे, दिन भर हम बाहर घूमे, हम पानी वेस्ट करते रहे, हमें दिन भर एसी चलानी है, तो क्या हम लालची हो गए ना कि हमें सब कुछ चाहिए। हम एक कमरे में रह के 2 घंटे के लिए एसी चला दे तो हम 4-5 घंटे उस रूम का टेम्परेचर सही रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिन भर एसी, तो हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम ग्रीडी नेचर रख रहे हैं, सेल्फिश नेचर है, हमें दूसरों से नहीं मतलब है। तो यही सारी चीजें क्या रिसोर्सेज डिप्लेशन को जन्म देती हैं, ये एक गांधी जी ने बताया था। फिर गांधी जी ने क्या कहा था, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। मतलब वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। उनका कहना ये था कि आप इकट्ठा किसी चीज को प्रोड्यूस करोगे तो वो जाहिर सी बात है लोग उसका उतना यूटिलाइजेशन करेंगे। इसी को आप रिप्लेस कर दो किससे, प्रोडक्शन बाय मासेस, कि पीपल खुद जनरेट करें, वो अपनी जरूरत के हिसाब से जनरेट करें, उन्हें कितना चाहिए, कितने की नीड है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्स डिप्लेशन कम होगा। ये सारी चीजें गांधी जी ने बताई थी। और गांधी जी को देखते देखते, गांधी जी को देखकर एक इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ था। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। अब इन्हीं के चलते चलते 1968 में क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम दुनिया में पहली बार भाई कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे कैसे हमें बात करनी है, किस कहाँ पे आया था, क्लब ऑफ रोम में। कब आया था, 1968 में। और इसी के सब्सिक्वेंटली 1974 में क्या हुआ था कि गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमेचर इन हिज बुक स्मॉल इन इज ब्यूटीफुल। और इसी के बाद क्या हुआ था कि 1974 में जो गांधी जी की फिलोसफी थी, अभी मैंने आपको पीछे बताया, उसको किसने अपनी बुक में डाला था, सुमेचर, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें इसका डिस्कस किया था, उसमें इसको राइट किया था, ठीक है। और फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। एक ये कमीशन थी 1987 जिसने क्या लाया था भाई कि सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन रिसोर्सेज का जो होगा ग्लोबल लेवल पे, किसके थ्रू आया था, एक ये कमीशन बनी हुई थी। कब, 1987 में आया था, ठीक। ये इंटरनेशनल चीजों पे कैसे हमारे कंजर्वेशन और रिसोर्सेज पर काम चल रहा था, क्या क्या रोल प्ले हो रहे थे, वो हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है कि इस रिपोर्ट में क्या होगा कि दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी रिपोर्ट में क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एडवोकेटेड इट वाज अ मींस फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन which was subsequently published in book entitled Our Common Future। Our Common Future आपको ये बुक दिख रही होगी। तो ये इस जो हमारी ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी 1987 में आई थी, उसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बारे में बताया गया, डिस्कस किया गया। और इसी चीज को कहाँ पे पब्लिश किया गया था भाई, इस रिसोर्सेज कंजर्वेशन को जो ये आवर कॉमन फ्यूचर बुक थी उस बुक में पब्लिश किया गया था। और उसी की बात देखें तो अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992। अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि इसी में एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, किसका, अर्थ समिट का। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ये तो इंटरनेशनल लेवल, पहले हमने गांधी जी का देखा और हमने इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए क्या क्या रोल प्ले किए गए हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, किन किन बुक्स में क्या क्या चीजें पब्लिश की गई हैं। ये थोड़े कुछ फैक्ट्स आपके 1 वर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़कर जाइएगा। अब आता है लैंड रिसोर्सेज। अभी तक तो हमने देख लिया रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज क्या है, जो चीजें हमारे अर्थ पर पाई जा रही हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है भाई, वो सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो उसमें एक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारा
लैंड एरिया है, जो हमारा क्या है लैंड एरिया है, उस पर क्या क्या पाया जा रहा है भाई, इस पे कुछ जगह प्लेन्स भी हैं, कुछ जगह प्लेटूज भी है, कुछ जगह ऐसे पहाड़ भी हैं। तो ये क्या है, एक लैंड रिसोर्सेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, पहाड़ भी है, प्लेटूज भी है, प्लेन्स भी है। तो बच्चों अब हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। अभी हमने लैंड रिसोर्सेस देखा, तो अब हम उसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लैंड रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें कि फॉरेस्ट लिखा हुआ है, अगर हम ये बात समझे कि जो एक हमारा लैंड है, अभी आपने लैंड रिसोर्सेस की बात करी ना, जिसमें जैसे प्लेन्स हैं, प्लेटूस हैं, माउंटेन्स हैं, ये हमारे क्या है लैंड रिसोर्सेस है। उसी में जो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है वो मेजरली किस जगह पे हो रहा है, फॉरेस्ट में हो रहा है। मींस हमारे लैंड का कुछ एरिया किसने कवर किया हुआ है, फॉरेस्ट। तो इस तरीके हमें ये समझ में आ रहा है ना कि लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। एक तरीका उसका क्या है, फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट ने एरिया कवर किया हुआ है, तो उस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब कुछ लैंड हमारे पास ऐसे भी हैं जो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे लैंड क्या है, बैरन एंड वेस्ट लैंड। आपने पढ़ा होगा कि कुछ बंजर भूमि होती है जहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लैंड्स को क्या कहा जाता है, बैरन एंड वेस्ट लैंड भी उन्हीं को कहा जाता है। तो एक हमने देखा ना कि हमारे लैंड रिसोर्सेस में कुछ पार्ट हमारा फॉरेस्ट ने लिया हुआ है, कुछ पार्ट हमारा हम बैरन लैंड ने लिया हुआ है, मतलब कि बंजर भूमि ने लिया हुआ है, और उसी में लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी जगह भी हमारी लैंड पे है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर से हटकर जिनका काम हो रहा है, मीन्स हमने बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी, हमने अपना सेटलमेंट वहां पे कर लिया, घर बनवा लिए, स्कूल बनवा लिए, फैक्ट्रीज लगा दी, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर पर्पस से अलग है। तो ये समझ में आ कि लैंड यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फॉरेस्ट में हो रहा है। कुछ लैंड यूटिलाइजेशन कहाँ है, बैरन लैंड, ऐसी बंजर भूमि पड़ी हुई है, वहां पे खेती नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे लैंड है जिनको हम एग्रीकल्चर पर्पस से नहीं यूज करते, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज लगा दी, रोड्स। और ठीक उसी तरीके अगर हम आगे देखें अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कि कुछ ऐसे भी लैंड हैं जो अनकल्टिवेटेड रह गए किसी वजह से, तो हम उन्हें देखें तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये क्या होते हैं भाई, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कुछ एनिमल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेजिंग पास्चर मतलब कि चर रहे हैं, जो घास खाना जिन्हें हम कहते हैं। तो वो जो परमानेंट पास्चर लैंड हो जाता है, वहां भी एक तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लैंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और उसी तरीके बात के लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप, रोज नॉन इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। इसका मतलब क्या भाई कि आपने देखा होगा किसी एरिया में आप जाते हो तो वहां पे ट्रीज वगैरह अपने आप उगाते हैं, कुछ कहें तो कहीं पे झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, वो लैंड किसी भी तरीके से हम यूज नहीं करते, वहां पे पेड़ हैं और उसको हम किस तरीके यूज कर सकते हैं, आप बताओ। जैसे कि हम वहां पे गए, कोई एक एरिया है, वहां पे अपने आप से पेड़ लगाए हैं या फिर हमने खुद ही लगा दिए, तो वो किसका काम कर सकते हैं, ट्रीज, क्रॉप, ग्रोव्स का। ठीक है, उसके बाद हम देखें कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये क्या होते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होते हैं लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसा लैंड हमारे अर्थ में, ऐसा लैंड सरफेस, ऐसा लैंड का पार्ट जो 5 सालों से ज्यादा तक जिस पर खेती नहीं की गई है, वो अनकल्टिवेटेड पड़ा हुआ है, तो उस लैंड को हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इतनी बात समझ में आ गई कि लैंड यूटिलाइजेशन हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट में है भाई, कुछ लैंड फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ने कवर किया। फिर हमने देखा कि कुछ बैरन हमारे बंजर भूमि पड़ी हुई है। फिर हमने देखा कि हमने कहीं पे सेटलमेंट कर लिया, लाइक बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज लगा दी, रोड बना दी, कुछ इस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ। फिर हमने देखा कि कहीं पे पास्चर्स है, मतलब कि जानवर वहां पे चल रहे हैं परमानेंटली, आके उस पर्टिकुलर एरिया पे वो अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। खाना उनका क्या होता है, घास होती है, तो वो कहाँ है, घास जमीन पे है, तो उस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये क्या है कि जो लैंड 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड पड़े हुए हैं, उनको हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अब इसमें 2 टर्म आते हैं, फैलो लैंड और नेट जोन एरिया। ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि फैलो लैंड में भी 2 होते हैं। एक होता है करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। एक ऐसा एरिया, कोई भी एक लैंड ऐसा
जो 1 साल से कम या 1 साल तक अनकल्टिवेटेड है, मतलब उस पे खेती नहीं हुई है, उस पे किसी ने कल्टीवेशन नहीं किया है, तो वो किस में आएगा? करंट फैलो लैंड। ध्यान से समझिएगा, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 साल या 1 साल से कम तक जिस पे खेती नहीं की गई है वो हमारा करंट फैलो लैंड होता है। और ठीक उसी तरीके अदर देन करंट फैलो लैंड क्या है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। इसका मतलब क्या है? ऐसा लैंड जो पिछले 1 से 5 साल के बीच उनमें कोई खेती नहीं की है, मतलब देखें तो 5 सालों तक से उस लैंड पे कोई खेती नहीं की गई है, तो वो कैसा होगा? अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो ये समझने की चीजें। करंट फैलो क्या है? जहां पे 1 या 1 साल से कम खेती नहीं की गई है जिस लैंड पे, उसे हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। और जिस लैंड पे हमने 1 से 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं की है उसे हम अदर करंट फैलो लैंड कहेंगे। ठीक है, अब आता है नेट सोन एरिया क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया। इसका मतलब इतना है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी ऐसा फिजिकल एक्सटेंट लैंड का जिस पर खेती की गई हो, बीज लगाई गई हो यानी कि सोन की गई हो और हार्वेस्ट भी की गई हो, मतलब कि हमने उस बीज का यूज किया हो, हार्वेस्ट किया हो, तो वो कैसा आता है? किसमें आता है? नेट सोन एरिया में। लेट्स सपोज आपकी एक ये जमीन है, ये आपका खेत है, इसमें आपने खेती कर ली और हार्वेस्ट भी कर लिया क्रॉप को, तो ये किस में आएगा? नेट सोन एरिया। ठीक, और उसी में एक आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसमें ये बता रहा है जैसे आपका इतना बड़ा खेत है, इसमें से कुछ पार्ट पे आपने साल में 1 बार खेती की, ठीक है, 1 बार खेती की, लेकिन इसमें आपने साल भर खेती की, साल के 12 महीने खेती की, तो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है कि ऐसा लैंड जिसपे आपने साल में 1 बार तो खेती की ही हो, वो और नेट सोन एरिया यानी कि ये टोटल मिला दे तो वो क्या बन जाता है? ग्रॉस क्रॉप एरिया। इतना समझ में आ गया कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एरिया, 1 बार से ज्यादा आपने यहाँ पे किया, एक बार बारिश आई तब आप 1 बार आपने स्टार्टिंग में कर लिया था, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1 बार आप बारिश के मौसम में इतनी सी फील्ड में कुछ आपने क्रॉप लगा दी, तो 2 बार खेती हुई ना, 1 बार से ज्यादा, और ये पूरा क्या था? नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया और इस एरिया को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब जब इतना समझ में आ गया कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो अब हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देख लेते हैं कि उसी लैंड का यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि अब हमें क्या पढ़ना है कि हमारे कंट्री इंडिया में किस तरीके से हम लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशन एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा लैंड है इंडिया में किस तरीके से यूज हो रहा है। यूज तो हो रही है, आप भी जानते हो, लैंड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मोस्टली हमारे काम जो है वो लैंड से, जो आपको कोई भी काम करना है, आप देख लो कि आपको छोटा सा बिजनेस भी स्टैब्लिश करना है तो आपको एक लैंड की जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं बाहर भी जाना तो आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो लैंड ऐसा रिसोर्सेस है कि आपको अपने हर फील्ड के काम में उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इंडिया में 2 फैक्टर है जो चीज को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हमारा फिजिकल फैक्टर हो गया, लाइक नेचर किस तरीके से उस लैंड को अफेक्ट करे कि वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां की टोपोग्राफी मतलब कि रिलीफ कैसे है, वहां का सॉइल टाइप कैसा है, कि सॉइल किस टाइप की पाई जा रही है। ये दूसरा हमारा कि फिजिकल फैक्टर्स ये हो गया। फिर क्या था? ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में जैसे हम बात करें कि वहां पे टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है या नहीं है, और वहां का कल्चर कैसा है, उस एरिया का ट्रेडिशन कैसा है, वहां की पॉपुलेशन कितनी रह रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो इन सारी चीजों पे हमारे लैंड का यूज डिपेंड करता है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को समझें कि क्या कह रहा है फिजिकल फैक्टर्स में, टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी, कहीं पे माउंटेन है तो वहां का लैंड यूटिलाइजेशन दूसरी तरीके से होगा, कहीं पे प्लेन्स है तो वहां का लैंड यूटिलाइजेशन दूसरे तरीके से होगा। ठीक उसी तरीके सॉइल टाइप्स भी है, कहीं पे एल्यूवल सॉइल पा जा रही होंगी तो वहां पे दूसरी खेती की जाएगी, ब्लैक सॉइल पाई जा रही होंगी तो वहां पे दूसरी खेती की जाएगी। तो इस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन हमारे दोनों फिजिकल फैक्टर
फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ देखें, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया का पहले चैप्टर में ये कि इंडिया का पहला हमारा ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, कि जो हमारा लैंड यूज है कि हम कहाँ कहाँ पे लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो उसका डेटा हमें सिर्फ 93% का पता है। मान लीजिए ये हमारी इंडिया है तो ये पूरी 100% होगी, 100% इसका लैंड होगा, तो इस लैंड यूटिलाइजेशन का सिर्फ हमें कितना 93% ही डेटा हमारे पास है। ये क्यों है, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा जो उधर पीओके वाला पार्ट है और उधर चाइना ने कवर करके रखा हुआ है नॉर्थ में, उसके बाद इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कुछ डिस्प्यूटेड जगह है वहां का डेटा हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने परसेंट रीजन का डेटा है, केवल 93% का। ठीक, अब इसी में मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि जो हमारा लैंड यूटिलाइजेशन का पाई चार्ट है, अगर हम 1960 और 2014-15 की बात करें तो जो हमारा पास्चर लैंड है ये रहा, वो पहले कितना था 4.71%, लेकिन अब वो कितना हो गया है 3.3% हो गया है। मतलब जो हमारे पास्चर लैंड जो यहाँ पे जानवर चल रहे होते तो वो पहले से कम हुआ है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज, मतलब जो हमारा लैंड जो एरिया परमानेंट पास्चर में था जहां पे जानवर चल रहे होते थे वो डिक्रीज हुआ है। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द अदर देन द कल्चरल फेलो लैंड्स आर ईदर पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। मैंने आपको बताया करंट फेलो लैंड क्या होता है, जो 1 साल या 1 साल से कम में जिनमें कोई खेती नहीं की गई हो, कल्टीवेशन नहीं किया गया, और अदर देन करंट फेलो लैंड क्या होता है, वो लैंड जहां पे 1 से 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं की गई है। ये कैसा लैंड है, अदर देन फेलो लैंड। तो आप ये सोचो कि किसी जगह पे 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है तो कुछ उसके कॉजेस होंगे, भाई क्यों नहीं किया, ऐसे तो कोई लैंड वेस्ट में पड़ा नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जिनको जरूरत नहीं वो नहीं करते, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो लैंड क्या पुअर क्वालिटी का होता है, हो सकता है वहां की सॉइल अच्छी ना हो, वहां का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो और वहां ये भी हो सकता है कि उस लैंड की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो। 2-3 चीजें होती हैं कि वो क्यों वेस्ट पड़ा होगा, वहां पे क्यों कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि उस लैंड की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, बेकार हो जाती है, और उस लैंड का कॉस्ट भी हाई हो जाता है, मतलब कि वो जमीन महंगी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ देखें कि द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसका मतलब क्या है भाई कि नेट सोन एरिया क्या होता है, किसी भी फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड पे जो खेती की जाती है, हमने बीज को बोया, हमने हार्वेस्ट भी कर लिया, उसी को हम नेट सोन एरिया कहते हैं। तो हमारे इंडिया में इसका पैटर्न बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि अगर हम ये देखें इट्स over 80% of the total land area of Punjab and Haryana, less than 10% in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। इसका मतलब क्या है कि जो नेट सोन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में तो 80% छू रहा है, लगभग 80 से 90% छू रहा है, लेकिन जो इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और ये अंडमान एंड निकोबार, इसमें क्या हो रहा है कि वो हमारा 10% से भी कम है, नेट सोन एरिया 10% से भी कम है। तो ये बात समझ में आई ना कि हमारे इंडिया में नेट सोन एरिया बहुत डाइवर्सिफाई जगह पे है, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहाँ खेती होती है, पंजाब और हरियाणा में, वहां का नेट सोन एरिया लगभग 80% है, और उधर हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में क्या हो रहा है कि 10% से भी कम है। ये हमने देख लिया। तो हम आगे एक चीज और देख ले कि फॉरेस्ट एरिया की बात कर ले। हमने पास्चर लैंड की बात कर ली, नेट सोन एरिया की बात कर ली, अदर कल्चरल फेलो लैंड की बात कर ली। अब हम थोड़ा फॉरेस्ट एरिया देख लें। तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अब ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने क्या किया था कि एक एस्टिमेशन बताया था कि कंट्री का जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन हमारा
हमारे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया लगभग 25 से 26% ही है। इस हिसाब से हम 33% से बहुत पीछे हैं। मतलब वो देखने में कम लग रहा है, बट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो 33% से 25% बहुत कम हो जाता है। इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो होना तो 33% चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हो कितना रहा है? उससे बहुत पीछे है, बहुत दूर है। लगभग अराउंड इस टाइम 24, 25 या 26% है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से क्या जनरेट हो रहा है कि इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियली फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब अब ये चीज ना एक एसेंशियल रोल प्ले करती है। कैसे? कि हमारा जो फॉरेस्ट है हमारी इकोलॉजी को बहुत बूस्ट करता है, तो हमारे इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, उसे बैलेंस में करने के लिए इस चीज को हमें कंसीडरली लेना चाहिए कि हमें कैसे फॉरेस्ट को सेव करना है, कैसे फॉरेस्ट का जो हमारा 33% होना चाहिए उसे अचीव करना है, ये देखना है। और फिर क्यों? द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो उस फ्रिंज एरिया में, हमारे फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, वो टोटली फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंड है। इस तरीके से हमें अपना जो फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल एरिया है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब है वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूडिंग सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है भाई? कि कुछ हमारे इंडिया में ऐसे लैंड है जो एज अ वेस्ट है, जैसे कि हमारा एरिड रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, रॉकी। अब रॉकी रीजन है, कहीं पे सिर्फ रॉक्स है, तो आप क्या करोगे वहां पे? ना सही से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाएगा, एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं पाएगा, तो वो किस में आ जाते हैं? वेस्ट लैंड में आ जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में है कि जहां पे खेती नहीं की जा रही है, वो क्या है भाई? कि जैसे हमने बिल्डिंग्स बना दी, सेटलमेंट्स बना दिए, फैक्ट्री रख दी, इंडस्ट्री बना दी, तो रोड्स बना दी, ये सब किस में आ गए? नॉन एग्रीकल्चर। तो इस तरीके में इंडिया में यूटिलाइज जा रहा है। और लास्ट में आता है कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग द एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब जब हम इस तरीके से लैंड को यूटिलाइज करेंगे, कोई भी चीज अगर हम उस चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खराबी आनी शुरू हो जाती है। जब हम लैंड को इतने ब्रॉड लेवल पे यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लैंड रिसोर्सेज के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो उस चीज को हमें एक एप्रोप्रिएट प्लानिंग, एक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के साथ करनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ हद तक वो मैनेजमेंट नहीं आ पाया, उस मैनेजमेंट को, उस प्लानिंग को हमने नहीं अचीव किया, तो उससे क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब हम थोड़ी सी लैंड डिग्रेडेशन डिस्कस कर लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि लैंड का खराब होना, लैंड का की जो हमारा लैंड रिसोर्सेस है उसका डिक्लाइन होना ही क्या कहलाता है? हमारा लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो ये चीज अगर हम देखें कि 95% ऑफ बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। अब ये मैंने भी आपको बताया ना कि हमारी ऑलमोस्ट सभी काम किस पे डिपेंड करते हैं? लैंड रिसोर्सेज पे। इसमें भी लिखा हुआ 95% से ज्यादा काम, जैसे हमें सेटलमेंट, कहीं घर बनाना है, रहना है, सेटल होना है, तो हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी। इवन हम जो हमें फूड कहाँ से मिल रहा है? हम खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से हमें फूड मिल रहा है, वो खेती भी लैंड पर हो रही है। तो लैंड कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है ये आपने देखा। उसके बाद क्लॉथ की बात कहा। अब क्लॉथ कैसे? कॉटन है, कॉटन आप खेत में बोओगे ना, तो खेत कहाँ है? जमीन पे है ना। उस कॉटन को निकाल के इंडस्ट्री में कपड़े बनाओगे, कहाँ लगाओगे? जमीन पर लगाओगे ना। तो इस तरीके से जो हमारा लैंड रिसोर्सेस है हमारे सभी कामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में क्या हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। इसका मतलब क्या है? कि जो हम ह्यूमन है, जाहिर सी बात है, यूज कौन कर रहा है लैंड को? हम ह्यूमन कर रहे हैं। तो इस लैंड को डिग्रेड कौन करेगा? उसको डेक्लाइन कौन करेगा? हम ह्यूमन ही करेंगे। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ही क्या कर रही है? लैंड को डिग्रेड कर देंगे। लेकिन हमारी एक्टिविटीज इतना ही नहीं कि सिर्फ लैंड को डिग्रेड कर रही है, इवन जो उससे होने वाले अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा
कुछ नेचुरल फोर्सेस उनको भी डाउन कर रही है, उनको भी डैमेज कर रही है। कैसे कर रही है भाई? कि हमने क्या किया, लैंड को डिग्रेड किया तो उसके आसपास का क्या इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो सकता है, अदर फैक्टर्स पॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन ही नहीं, हम लैंड डिग्रेड करके और भी अपने नेचुरल फैक्टर को कॉज कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी लैंड डिग्रेडेशन का हमें दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेस और मेजर्स। कॉजेस और मेजर्स की ये लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है और इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे ओवरकम आने के लिए हमें क्या मेजर्स यूज करने हैं। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये क्या है हमारा डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जंगलों को खत्म करना, जंगलों को काटना, जंगलों को हटा के इंडस्ट्री लगवाना। इसकी न्यूज भी आपने कई बार सुनी होगी कि कितने बड़े बड़े जंगल काट के क्या कर दिए जा रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री लगा दी जा रही है, इंडस्ट्री बनवा दी जा रही है, कॉलेजेस बनवा दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम फॉरेस्ट को खत्म करते जाएंगे तो हमारी इकोलॉजी इफेक्ट होगी, हमारा लैंड रिसोर्सेस खत्म होगा कि नहीं होगा। तो पहला कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। फिर क्या है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग अगर हम समझे कि जहां पे क्या हो रहा है, प्लांट्स जो हैं, जो फर्श पे हमारे ग्राउंड्स पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं, वो लैंड पे लगी हुई हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, इन्हीं को ग्रेज करते हैं, खाते हैं। तो अब ये एकदम आराम से तो खाएंगे नहीं कि उन्होंने ऊपर की लेयर खाई, बाकी सब नीचे की रूट्स लगी हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो उन्होंने क्या पकड़ा, खींचा और खाया। तो इससे क्या होता है कि लैंड की जो अपर मोस्ट वाली लेयर होती है वो भी साथ में उखड़ती है, तो उससे हमारा लैंड डिग्रेडेड हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एंड क्वायरिंग क्या है भाई? माइनिंग मतलब जब हम माइनिंग करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा माइनिंग हो रही है, इसमें क्या होता है कि ये एक एरिया है, यहाँ पे हमने पूरा ऐसे क्या किया, माइनिंग कर ली। जब हमने इस एरिया में माइनिंग कर ली तो ये वाला लैंड अपने आप डैमेज हुआ कि नहीं? चांसेस है कि वो नीचे धंस जाए, सबडक्ट हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, ये भी लैंड डिग्रेड कर रहा है, लैंड को हार्म पहुंचा रहा है। फिर क्या है, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन क्या होता है भाई? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओवर इरिगेशन है, इतनी लार्ज अमाउंट में, इतनी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पे इरिगेशन किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि वहां की जो हमारी सॉइल है वो खराब होती है, वो सैलाइन होती जाती है, अल्कलाइन होती जाती है। तो इससे भी हमारे लैंड रिसोर्सेज के क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्री, ये आप भी देख रहे हो, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है क्या हो रहा है, वहां से वेस्ट निकल रहे हैं, कुछ हमारे सॉइल हमारे लैंड पर ही पड़े आ जाते हैं। तो इस तरीके पे तो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इन्हीं कॉजेस से हमें ओवरकम पाने के लिए कुछ मेजर्स करने, मतलब कि हमें कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं। वो क्या है, एफॉरेस्टेशन। अब भाई हमने डिफॉरेस्टेशन किया तो हमें एफॉरेस्टेशन भी तो करना पड़ेगा, मतलब हमें और प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट को बनाना पड़ेगा। कैसे हम एक, जैसे हम एरिया डिसाइड कर लें कि इस एरिया को हमें फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पे प्लांटिंग करेंगे प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ। फिर क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब जहां पे जानवर चले उनका एक मैनेजमेंट हो कि इतनी दूर में वो ग्रेजिंग करेंगे, और वो किस तरीके से करेंगे, कितने लेवल पे करेंगे, ये सारी चीजें मेंटेन करें। फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज कहें तो जैसे अगर हमें जितनी चीज की नीड है हमने उतनी माइनिंग करें। हम क्या कर रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में कि हमें जरूरत तो 10 ग्राम की, लेकिन हम निकाल 1 kg रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम एक्स्ट्रा माइनिंग कर रहे हैं, वहां की जमीन अपने आप धंसती जा रही है, खराब हो रही है, तो लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो हम अपनी माइनिंग चीजों पे, मतलब जिस तरीके से हम माइनिंग करें उन चीजों पर कंट्रोल करें, ऐसा ना करें कि वो चीजें एक्सेसिव होने लगे। ठीक है, फिर क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो हमारा वेस्ट लैंड है, मैंने आपको बताया ना, जैसे बैरन लैंड हो गया, बंजर भूमि जहां पे खेती नहीं की जा रही, तो इन सबका प्रॉपर मैनेजमेंट करें कि किस तरीके से उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको लैंड डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। फिर आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट। अब शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप समझिएगा, ऐसे एक एरिया होता है, उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं कि हम प्लांट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लांट लगा देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इस एरिया की जो हमारी लैंड है, इन प्लांट्स के रूट से टाइटली पैक्ड हो जाती है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन क्या नहीं हो पाता है। मतलब कि इस शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग से हम उस एरिया की जमीन को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमने ये देख लिया कि लैंड क्या है, लैंड का रिसोर्सेज क्या है, तो सॉइल देखना है। सॉइल किस तरीके के रिसोर्सेज, सबसे पहले तो लैंड और सॉइल में आप लोग डिफरेंस समझ लो कि ये क्या है, हमारा एक लैंड एरिया है। ठीक है,
हमारी अर्थ है उसमें कहीं पे हमारा प्लेटू होगा, कहीं पे हमारे प्लेन्स होंगे, कहीं पे हमारे माउंटेन्स होंगे, तो ये सब क्या है लैंड में आ रहे हैं। लेकिन जो इसी की अपर मोस्ट लेयर होती है, हम कहें एक आइडेंटिफाइड लेयर होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं, जो हमारे प्लेटूज में भी पाई जा रही है, प्लेन्स में भी, माउंटेन्स में भी, तो ये क्या है सॉइल है। और इसी ये सॉइल किस चीज के ऊपर है, लैंड के ऊपर है, और जो एकदम अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम सॉइल को रिसोर्सेज के तरीके देखें तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हमने अभी रिसोर्सेज के टाइप देखे थे, वहां पे आप देख सकते हो। उसमें फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, ये कैसे है भाई, हम प्लांटिंग कहाँ पे करेंगे, लैंड पे तो करेंगे, लेकिन लैंड पे अगर सॉइल नहीं होगी, सिर्फ रॉक्स होंगी, तो क्या हम प्लांटिंग कर पाएंगे, नहीं। हमें प्लांटिंग करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वही मीडियम हमें कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड करती है। सॉइल में ही हम प्लांटिंग कर सकते हैं एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जैसे हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म्स, कहाँ पे रह रहे हैं, सॉइल पे रह रहे हैं। हम ह्यूमन भी तो अल्टीमेट सॉइल पे ही रह रहे हैं, हमारी भी मोस्टली चीजें सॉइल से जुड़ी हुई है, तो वो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज अ लिविंग सिस्टम। क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। प्लांट्स भाई उन्हें भी लिविंग बींग्स में जोड़ा जाता है, उसी तरीके अर्थवॉर्म्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, हमारी मोस्टली चीजें किस पे डिपेंड है, सॉइल पे। तो सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कि जो सॉइल है भाई, ये क्या है, ये एक लैंड है, इसकी इतनी दूर पे हमारी सॉइल है, तो ये सॉइल बनने में, ये 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब इतना टाइम लग जाता है कि हमारी 8-10 पुश्त बीत जाएगी, तब जाके वो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एक तो आपने देखा कि सॉइल कब फॉर्म हो रही है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, कितनी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और इस फॉर्मेशन भी जो हो रहा है ये भी कई चीजों पे बेस है, जैसे कि रिलीफ, वहां का रिलीफ का क्या है, उस लैंड का रिलीफ क्या है, वो प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है। ये दूसरा क्या है, पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक क्या होती है, जैसे जो हमारी लैंड की सबसे निचली वाली परत होती है, कहते हैं ना हम ओरिजिनेट कहाँ से हुए, हमारे पेरेंट्स से हम ओरिजिनेट हुए, तो उसी तरीके ये पैरेंट रॉक है, वो हो गया। बेड रॉक भी उसी को कहा जाता है। उस लैंड के एरिया का सराउंडेड जो क्लाइमेट है उस पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड होता है। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि टाइम हो गया। अब भाई टाइम को तो मैंने बताया ना कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने इतना देख लिया तो हम कुछ सॉइल के टाइप्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जैसे हमने रिसोर्सेज का टाइप देखा था उसी तरीके हम सॉइल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि सॉइल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कि किस तरीके से सॉइल बन रही है उसकी बेसिस पे, और कुछ क्या है उसकी कलर, किस कलर की सॉइल है, थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारे इंडिया में सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 मेजर पार्ट्स में। कितने, 6 मेजर पार्ट्स में 6 मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे सॉइल का, हमारे इंडिया में। किन चीजों के बेसिस पे कि उस सॉइल का कलर क्या है, थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, एज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। अगर हम ये 6 हमने देख लिया कि एल्यूवल सॉइल, जैसे एल्यूवल सॉइल हमारी कहाँ पाई जा रही है, मेनली प्लेन्स एरिया में पाई जा रही है, फॉरेस्ट हमारी माउंटेन रीजन में पाई जा रही है। और रेड एंड येलो सॉइल, ये देखिए हम, ये कहीं रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल हमारी डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में पाई जा रही है। तो ये हमें समझ में आना है कि हमारी सॉइल क्लासिफिकेशन इस तरीके से इंडिया में हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम एल्यूवल सॉइल को देख लें कि एल्यूवल सॉइल होती क्या है। तो एल्यूवल सॉइल की बात करें कि हमारे इंडिया में सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एल्यूवल सॉइल है। इसमें एक पॉइंट आता है कि दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, मतलब कि मेनली तो ये नॉर्दर्न प्लेन में है। कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन में। तो वहां पे एल्यूवल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमेशा जहां से रिवर बह रही है उस रीजन में ही एल्यूवल सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम आपने पढ़ा है ना, कौन कौन सी है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और गंगा रिवर है। तो इन 3 रिवर्स के सराउंडेड जो हमारी सॉइल पाई जाती है उसे हम एल्यूवल सॉइल कहते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर रोल प्ले कर रही है हमारी,
इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। इतना बात समझ में आ गई। अब है बात की एल्यूवियल सॉइल इज मोस्ट फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में तो पाई जा रही है, उसके अलावा कहाँ पाई जा रही है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं यहाँ पे इस एरिया में भी हमारी एल्यूवियल सॉइल पाई जा रही है। ये क्या है? हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, और एक तो हमारे नॉर्थ प्लेन में पाई ही जा रही है। तो अगर हम ईस्टर्न कोस्टल में रिवर के साइड होंगे तो कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रोल प्ले कर रही है? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4-5 रिवर हैं जो मेजर रोल प्ले कर रही। कहाँ? जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट में एल्यूवियल सॉइल पाई जा रही है। नॉर्थ में कौन कौन सी कर रही है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसी एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो ये होली अगर देखें पूरी तरीके से हम देखें तो वो वेरी फर्टाइल, बहुत, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे इंडिया में सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल है। तो उसमें कुछ पॉइंट है कि उसने उसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है क्या क्या। तो इट कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid, lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crop। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एल्यूवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, क्या क्या पाया जा रहा है? पोटास पाया जा रहा है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जा रहा है, लाइम पाया जा रहा है। और ये किस चीज के लिए सबसे बेस्ट होती है? किस चीज की क्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट हो? जैसे हमारा वीट हो गया, शुगर केन हो गया, हमारी दाल हो गई, पल्सेस हो गए, इन सारी चीजों की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है? हमारी एल्यूवियल सॉइल है। उसी में लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब इसकी मैंने आपको बताया ना फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस रीजन में ये एल्यूवियल सॉइल होती है पहली चीज वहां का एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और दूसरी चीज कि ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, मतलब बहुत जल्दी कल्टिवेट होता है, इंटेंस तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है भाई? वहां की फर्टिलिटी बहुत हाई है। दूसरी चीज की जो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड वाला पॉइंट है वो क्यों है कि भाई जिस एरिया में इतनी फर्टिलिटी है, इतने अच्छे से हमारी क्रॉपिंग हो सकती है, तो वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी, वहां पे हमारा जो फूड वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से होगा, तो वहां पे लोग भी ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब उसी में अगर हम आगे देखें कि एल्यूवियल सॉइल में भी जैसे मैंने आपको बताया ना वेरी फर्टाइल, तो कुछ प्रपोर्शन होगा उसमें, क्या क्या पाया जाए? सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब कुछ बालू का भी पार्ट उसमें है, सिल्ट भी है, क्ले टाइप की भी है, हर तरीके की इसमें प्रपोर्शन है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिया हुआ है दोआस, चाओस और तेराई। ये क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं? इन पेडमोंट प्लेन। पेडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे ये एक माउंटेन है, माउंटेन का जो फुट वाला एरिया होता है, मतलब फुट हिल्स पे कहें तो वो कौन सा प्लेन कहलाता है? पेडमोंट प्लेन्स। किस प्लेन को हम पेडमोंट प्लेन कहते हैं? जो फुट हिल्स पे होते हैं, मतलब हम ये माउंटेन से नीचे उतरे तो ये वाला जो एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पेडमोंट प्लेन्स कहते हैं। और इसी प्लेन्स में जैसे हमारा क्या क्या रीजन है? दोआस है, चाओस है, तेराई है। दोआस, चाओस, तेराई बस आप थोड़ा सा समझ लेना कि ये जो हमारा एल्यूवियल वाला एरिया है, तो इसमें जो ये वाला हमारी सॉइल है इसको हम दोआस रीजन कहते हैं। ये इधर हमारा जो प्लेन्स में ये वाला रीजन है इसको हम तेराई वाला तेराई कहते हैं। और इसी के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो ये हमारा चाओस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम आगे देखें कि अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, एल्यूवियल सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। मतलब अगर इनकी ग्रेन्स जो है, मतलब कितने दानेदार है, कितने इसके पार्टिकल बड़े हैं, छोटे हैं, इनके कंपोनेंट क्या, इसको हटा दें। इसके अलावा भी इनकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सी एल्यूवियल सॉइल पहले बनी, कौन सी एल्यूवियल सॉइल बाद में बनी, उसकी एज क्या है, उसके बेसिस में दो पार्टीशन किया गया एल्यूवियल सॉइल का। कौन कौन सा? बांगर और खादर। अब बांगर और खादर को हम देख लेते कि ये है क्या। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम बांगर कहते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं। अब न्यू और ओल्ड क्यों कह रहे हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स। मतलब इस नोड्यूल्स, ये क्या है भाई कि जिस सॉइल में कंकड़ ज्यादा है, मतलब बांगर सॉइल में क्या हो रहा है, वहां पे किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है? हमारे कंकड़ का। तो जाहिर सी बात है कि उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होगी एज कंपैरिजन टू खादर। अब इसमें भी वही चीज लिखा है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड मोर फर्टाइल देन बांगर। पहली चीज, इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है, पतले पतले हैं, या कह सकते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और इनकी जो फर्टिलिटी है वो बांगर से कई गुना ज्यादा अच्छी है। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो खादर में क्या हो रहा है कि वो फाइन पार्टिकल्स है, लेकिन बांगर में क्या हो रहा है, कंकड़ है, हायर कंसंट्रेशन है। अब ये न्यू एल्यूवियल और ओल्ड एल्यूवियल क्यों है ये देखिए। जैसे कि रिवर है ये, ठीक है, ये एरिया क्या है हमारा? रिवर है, और रिवर के जो बगल बगल सॉइल पाई जाती है, ठीक, उसके मतलब कि
अगर कहें तो किनारे वाले रीजन में उस सॉइल को हम खादर कहते हैं। तो जब जब फ्लड आती है तब वो सॉइल बहती है, फिर से दोबारा सॉइल आती है वहां पे, तो ये क्या हो रहा है, नई बन रही है ना, हर बार न्यू बनेगी तो हम इसे न्यू एलिबल कहते हैं। और उसके पीछे थोड़ा सा दूर जो सॉइल होती है उसे हम बांगर कहते हैं। भाई वहां तक फ्लड रीजन में नहीं पहुंच पाता और वो सॉइल वैसी की वैसी बनी रहती है, तो इसमें कुछ नया फॉर्मेशन हो नहीं पाता, इसलिए हम उसे ओल्ड एलिबल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तो नाम से समझ में आना ना, क्या काले रंग की होगी भाई। कि ब्लैक सॉइल का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक। और इसे दो नामों से और जाना जाता है। पहला क्या है, रेगुलर सॉइल, और दूसरा है कॉटन। क्या क्या कहा जाता है, पहली चीज ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, दूसरी चीज इस सॉइल को दो नाम से जाना जाता है, रेगुलर सॉइल और कॉटन सॉइल। अब कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है भाई, कॉटन सॉइल इसलिए नहीं कहा जाता कि वो कॉटन के तरीके सॉफ्ट, नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी खेती किस चीज की हो सकती है, हमारी कॉटन की हो सकती है, तो इसलिए इस सॉइल को कॉटन भी कहा जाता है, कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये है कहाँ, मेनली लोकेटेड कहाँ, क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इस सॉइल के फॉर्मेशन से सबसे ज्यादा अच्छा रोल कौन प्ले कर रहा है, पेरेंट रॉक मटेरियल। इतनी बात समझ में आ गई। कहाँ पे होगा, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में पेरेंट रॉक मटेरियल ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। दिस टाइप ऑफ सॉइल टिपिकल फाउंड इन डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। अब लावा फ्लोस में आपको अभी आप नहीं पढ़ोगे ये चीज, आप आगे पढ़ोगे कि जो हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ था, क्योंकि ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वो अफ्रीका से अटैक था, वहां से टूट गया है। ये चीजें आप आगे पढ़ोगे, अभी बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे लावा का फ्लो उस जगह पे हमारी ब्लैक सॉइल बनती है। तो ये मेनली कहाँ है, हमारे डेक्कन रीजन में। अब डेक्कन रीजन क्या है, ये वाला एरिया जो हमारा है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, दे कवर द प्लेटूस ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। अब ये किन किन जगह पे पाया जा रहा है कि ये यहाँ पे जितने स्टेट्स हैं और किन किन दो रिवर के वैलीज में, गोदावरी और कृष्णा की, कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पाए जा रहे हैं। ये तो इसकी हमने लोकेशन पे डिस्कस कर लिया। अब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें सॉइल के बारे में देखें तो द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल। दे आर वेरी नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसका क्या मतलब है भाई कि ये जो सॉइल है एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से बनी हुई है। जैसे हमने देखा था ना, बांगर और खादर क्या थी हमारी, जैसे क्या है कि ये जो हमारी सॉइल है किन मटेरियल से, एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से बनी हुई है। उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, तो क्लेई नेचर, क्लेई तरीके हमें बिहेव करते हैं। और उनको किस लिए जाना जाता है, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। क्या मतलब, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उसमें पानी भी काफी देर तक होल्ड होगा ना, मॉइस्चर, नमी काफी देर तक होल्ड होगी, तो इसलिए भी ना जानी जाती। दूसरा क्या, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें वो बहुत रिच होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, इन सारी चीजों में बहुत रिच है ये सॉइल। मतलब इस सॉइल में मेनली क्या क्या पाया जा रहा है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइम हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम। और किस चीज में ये पुअर, इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, फॉस्फोरिक कंटेंट इस सॉइल में नहीं पाया जाता है। इसी सॉइल की हम अगर एक दो चीज और देखें, दे डेवलप डीप रॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। मतलब जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो इनके अंदर क्या होता है, हॉट वेदर्स में क्या हो रहा है कि डीप क्रैक्स पड़ रहे हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे सॉइल का प्रॉपर एरिएशन, भाई ये आप देखिए इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे प्रॉपर सॉइल में पानी जाएगा, एरिएट होगी, ठीक है। और उसमें दूसरा पॉइंट है, दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। मतलब जब हल्की सी उसमें नमी आती है, वेट हो जाती है, मतलब बारिश वारिश हो गई तो क्या होता है, बहुत स्टिकी टाइप की हो जाती है। अब कोई चीज स्टिकी हो जाएगी तो उस पर काम करना टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये सॉइल गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो इसमें हमें काम करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और ये कब तक ये परेशानी रहती है, टिल द इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, तब तक जब तक हम मानसून पीरियड में हैं, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम आगे रेड सॉइल के और येलो सॉइल के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम रेड और येलो सॉइल के डिस्कशन पे जाए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल
इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। मतलब रेड सॉइल कहाँ पाई जा रही है? सबसे पहले हम ये देखें तो क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स में पाई जा रही है। दूसरी, जहां पे हमारी रेनफॉल लो हो, मतलब जो लो रेनफॉल एरिया होगा वहां पे हमारी कौन सी सॉइल पाई जाएगी? रेड सॉइल पाई जाएगी। और कहाँ पाई जा रही है मेनली? ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब जैसे ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रेड सॉइल का है, ठीक है। इट ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, जैसे ये वाला हमारा रीजन है, इसमें भी हमारी क्या रेड सॉइल पाई जा रही है। और एक चीज और, अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा कहाँ है? वेस्टर्न घाट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा वेस्टर्न घाट कुछ यहाँ पे है। तो इस वेस्टर्न घाट का जो पिडमोंट जोन होगा, मैंने बताया ना पिडमोंट जोन क्या है? फुट हिल्स को कहते हैं। फुट हिल्स पे जो प्लेन है उस एरिया में पाया जाएगा, मतलब इस माउंटेन्स के फुट पे पाया जाएगा, ठीक। क्या पाया जाएगा? रेड सॉइल हमारी पाई जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज और देखें तो दीस सॉइल डेवलप रेडिश कलर, मतलब ये रेड कलर, अब नाम से भी समझ में आ रहा है ना कि सॉइल कैसी होगी, रेड इन कलर होगी ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मतलब वहां पे आयरन का कंटेंट पाया जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है? उसका कलर रेड है। क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कहाँ कहाँ? वही मेटामॉर्फिक रॉक और क्रिस्टलीन, जिसमें इग्नियस रॉक भी हमारी आ रही है। फिर है इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब जब ये हाइड्रेट हो जाती है, इसमें पानी पड़ जाता है, इसको हाइड्रेशन मिल जाता है, तब वही रेड कलर कैसा दिखने लगता है? हमें येलो दिखने लगता है। ये तो हो गई हमारी रेड और येलो सॉइल। अब हम देख लेते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल की अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ डेवलप हो रही है? अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो रही है विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। मतलब पहले तो ये किस रीजन में होगी? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। दूसरी चीज किस क्लाइमेट में? जहां पे वेट और ड्राई, मतलब गीला भी होगा और ड्राई सीजन भी होगा, उस एरिया में लेटेराइट सॉइल पाई जाएगी। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इंटेंस लीचिंग क्या होता है? इंटेंस लीचिंग का मतलब क्या? जैसे एक ये लैंड है, यहाँ पे परमानेंट बारिश हो रही, तो उसकी जो ये लेयर होती है ऊपर की, वहां की सॉइल ऐसे बहने लगती है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हो रही? जहाँ पे हैवी रेन हो रहा है और लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, उस जगह पे ये सॉइल इस तरीके से बन रही है। मतलब कि इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जहां पे हैवी रेन्स हो रही है और लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो वो सॉइल बन रही है, ठीक है। लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, मतलब जब भाई यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब पानी से बाहर, तो ये अंदर अंदर ऐसे चली जाती है ना, हैवी रेनफॉल है तो डीप टू वेरी डीप है, एसिडिक नेचर में है, पहली चीज ये। दूसरी चीज की जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मोस्टली इन सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब देखो आप ध्यान से किस रीजन में पाई जाती है? जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कि हमारा ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया, इन सब जगह पे हमारी क्या पाई जा रही है? लेटेराइट सॉइल पाई जा रही है। और लेटेराइट सॉइल अब हमने इस देख लिया, तो इसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं कि इट इज ह्यूमस रिच, मतलब इसमें ह्यूमस बहुत पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? इट इज जनरली, ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, देयर आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, मतलब इस सॉइल में इरोजन बहुत तेज, इरोजन और का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जहां पे सॉइल इरोड होके कहीं और चली जा रही है, जैसे मतलब सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो बह के कहीं और चली। अब हैवी रेनफॉल होगी तो वहां पे इरोजन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक, ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन कहाँ पे है? हमने देखा ना लैटेराइट सॉइल किस रीजन में पाई जा रही है? हैवी रेनफॉल रीजन में। तो उससे क्या होता है कि जो हैवी रेनफॉल, पानी बहता है तो उस बहाव में हमारी सॉइल भी इरोड हो रही है, सॉइल भी बह रही है, तो वो इरोजन प्रोसेस भी आ रहा है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, the soil is very useful for the growing tea and coffee. लेकिन इरोजन होने के बावजूद अगर हम कोई appropriate टेक्नोलॉजी ले लें, कोई appropriate तरीका अपना लें, किस चीज का? सॉइल कंजर्वेशन का, तो हम किस जैसे स्टेट में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में क्या किस चीज की खेती कर सकते हैं? टी और कॉफी की। टी और कॉफी की खेती के लिए ये सॉइल बेस्ट है, लेकिन कब? जब हम एक एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक अपनाएं कि उस सॉइल को कैसे कंजर्व करके उस पर हमें क्रॉपिंग करनी है। तो किस चीज की? मेनली टी और कॉफी। कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। और जो रेड लेटेराइट सॉइल, हमने अभी लेटेराइट पढ़ा, अब इसी में जो रेड टाइप की लेटेराइट सॉइल है वो कहाँ पाई जा रही? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। और ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैसू, आपने कैसू सुना होगा ना, काजू, इनकी खेती के लिए लेटेराइट सॉइल, रेड लेटेराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कुछ हमारी ऐसे दिखती है लेटेराइट सॉइल। अब हम देख लेते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती
होती है भाई? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, कि इसका कलर कैसा होता है? रेड से ब्राउन, मतलब रेड का भी इसमें टेक्सचर रहेगा और ब्राउन का भी रहेगा। दूसरा, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सैंडी इन टेक्सचर का मतलब क्या है कि ये रेतीली होंगी, सैंड टाइप में होंगी। दूसरा, इनका नेचर सलाइन होगा, मतलब अगर अभी आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे तो इसमें सॉल्ट कंटेंट आता है, इसलिए ये सलाइन होती है नेचर में। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कुछ एरिया में क्या होता है कि जो साल्ट का कंटेंट है, मतलब नमक इस सॉइल में काफी ज्यादा मात्रा में होता है। हाँ, एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और जो हमारा कॉमन साल्ट है, आप जानते हो ना कि जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पानी के अंदर जो नमक बचा रहता है वो रह जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ एरिया में साल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है, सूखा है, तो क्या होता है, वहां पे पानी इवेपोरेट करता है, तो जो साल्ट का कंटेंट है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो सॉइल कैसी बन जाती है? सलाइन बन जाती है, और साल्ट का कंटेंट भी हाई हो जाता है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट। लेकिन ड्राई क्लाइमेट की वजह से क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इसमें ये चीज हो रही है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई है, ड्राई क्लाइमेट है, सूखा भी है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इवेपोरेशन है वो फास्टर है, मतलब वहां पे इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? पानी का भाप में बदलना। तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है, और इसी वजह से इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। ठीक, अब ह्यूमस मॉइस्चर नहीं तो हमें पता है कि थोड़ा सा इसमें खेती करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, द लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। मतलब ओरिजिन अगर आप ध्यान से समझो कि ये एक एरिया है, इसमें कुछ आपने ऐसे देखोगे कि ऐसे पहाड़ जैसा, पहाड़ नहीं कह सकते, हल्का सा उठा हुआ पार्ट रहता है, तो उसके नीचे जो हमारा स्लाइडिंग वाला एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं। तो उस हॉरिजन एरिया में क्या पाया जाए? कंकड़ पाए जा रहे हैं, जैसे कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई एरिड सॉइल। अब हम देख लेते हैं हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल समझ में आना था कि कहाँ पाई जाएगी? मेनली जंगल वाले एरिया में, लेकिन जंगल भी मेनली कहाँ है? हमारे माउंटेन्स में, हिल्स में। तो माउंटेनियस सॉइल भी हम फॉरेस्ट सॉइल को कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल को हम क्या कहते हैं? माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। तो दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, मतलब मेनली किस एरिया में पाई जा रही है? हिली रीजन में, माउंटेन रीजन में। फिर क्या है? द सॉइल टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। अब ये किस चीज पे बेस करती है? इसका जो टेक्सचर होता है कैसे? जैसे लेट्स सपोज ये माउंटेन है, तो माउंटेन के इस एरिया में जो सॉइल होगी वो अलग उसका टेक्सचर होगा, इस एरिया में जो होगी उसका अलग होगा, जो इस एरिया में होगी उसका अलग होगा। तो ये माउंटेन के लोकेशन पे कि कहाँ किस मतलब हमारे माउंटेन की जो हाइट है, एलिवेशन है, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉइल का टेक्सचर भी होता है। फिर क्या है? दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लो। अब इसमें क्या कह रहा है? जो हमारा वैली वाला एरिया है, ये वाला पार्ट क्या है कि ये सिल्टी होगा, लोमी होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई? क्योंकि मेनली देखिए रिवर ऊपर से आ रही है तो यहाँ पे लेकर आ रही है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होता है माउंटेन का, ये क्या होता है? कोर्स ग्रेन, मतलब दाने दानेदार। यहाँ की जो सॉइल होगी हमारी कौन सी? फॉरेस्ट सॉइल, वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स रखेगी, लेकिन यहाँ वाली एकदम लोमी हो जाएगी, सिल्टी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी में क्या है? इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयस दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अब क्या होता है? जिस हमारे पहाड़ी रीजन में स्नोफॉल होती है, मतलब एक ये हमारा एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट्स सपोज यहाँ पे पूरे में बर्फ गिरी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेनोडेशन होगा। डेनोडेशन कहें तो इरोजन का बड़ा प्रोसेस है कि हमारी जो सॉइल है वहां इस जब स्नो मेल्ट होती है तो वहां से सरक के बह जाती है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेनोडेशन कहते हैं। जैसे इरोजन होता है ना सॉइल का बहना, तो जब ये लार्ज लेवल, बड़े लेवल पे होता है स्नो वगैरह में, तो हम उसे डेनोडेशन कहते हैं। किस वजह से हो रहा है? स्नो कवर की वजह से हो रहा है मेनली। इसमें फिर इसके जब ये इसमें क्या स्नो कवर है वो मेल्ट होगी, पानी बहेगा, तो इसका नेचर कुछ एसिडिक हो जाता है और जो ह्यूमस का कंटेंट है वो बहुत लो होता है। ठीक, अब आता है द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एल्यूवल फैन्स आर फर्टाइल। अब इसी सॉइल में जब ये बह के नीचे आई तो एल्यूवल फैन क्या होता है? जब रिवर यहाँ से बह के आती है, यहाँ पे ऐसा कुछ एरिया कवर करती है, तो इसको हम एल्यूवल फैन कहते हैं। तो इस एरिया में जो सॉइल पाई जाती है वो बहुत फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल होती है। रिवर टेरिस क्यों कहा गया? जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे एल्यूवल फैन है। रिवर का टेरिस क्या हो गया? ये वाला एरिया, एल्यूवल फैन के बाद, तो ये क्या हो गया? यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम अपनी
सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ लिए हमने, सभी 6 सॉइल्स देख ली कि क्या कैसे हैं, कहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्या उनके फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हमने ये देखा सॉइल इरोजन बार बार आ रहा था ना उसमें कि सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डेनोडेशन हो रहा है, तो हम देख लेते कि सॉइल इरोजन होता क्या है। ठीक है, द डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मतलब ये कि जब सॉइल एक जगह से बहकर दूसरी जगह पे जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। डेनोडेशन ऑफ सॉइल कवर मतलब सॉइल का एक जगह से हटना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन मतलब कि वॉश करके बह रही है, वही मैंने बताया ना कि जैसे उसके कई हवा से भी बह सकती है सॉइल, और हमारी पानी से भी बह सकती है सॉइल, हमारी ह्यूमन फैक्टर से भी हो सकती है। ये सभी क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं, बहा के ले जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सिंपल से लाइन है, डेनोडेशन ऑफ सॉइल कवर इज नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके 2 कॉजेस हैं, मैंने बताया ना कई तरीके से सॉइल इरोजन हो सकते हैं, तो उसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे सॉइल इरोजन करी भाई, डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ जब हटाएंगे, हम जंगलों को खत्म करेंगे, भाई पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, अपनी रूट से उस जगह की सॉइल को कवर करके टाइटली पैक्ड करके रखते हैं, लेकिन जब हम पेड़ हटा देंगे तो वहां की मिट्टी इजीली सरकने लगेगी, तो इरोजन होगा। ओवरग्रेजिंग भी मैंने आपको समझाया। एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो ग्रास लगी है इसको तेजी से खींचते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर वाली लेयर को खाएंगे, वो नीचे से तेजी से खींचते हैं, तो इसमें भी हमारी सॉइल को इरोजन होता है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, मतलब हमने क्या करा, इंडस्ट्री बनाई, तो इंडस्ट्री जब हम बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं ना, और क्या है, हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, वहीं पे हमने माइनिंग कर ली, तो क्या होगा, वहां की मिट्टी वीक भी हो जाएगी, इजिली फ्लो होने लगेगी, बह जाएगी। तो इस तरीके ह्यूमन एक्टिविटी कैसे सॉइल इरोजन। और नेचुरल फैक्टर्स क्या है, मेनली 2-3 ही है, जैसे विंड, ग्लेशियर और वाटर। विंड क्या है, आप डेजर्ट एरिया में देखोगे कि जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा विंड सॉइल इरोजन होता है कि कुछ एरिया से सॉइल हटकर दूसरी एरिया में चली जाती है। ग्लेशियर, अभी हम लोगों ने माउंटेन वाला देखा कि ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, स्नो क्या कर रहा है, सॉइल को इरोड करके नीचे ले आ रहा है। वाटर तो आप जानते हो, नदी के किनारे आपने देखा होगा कि कहीं कट के रास्ता बन जाता है। जैसे ये क्या है, अगर यहाँ से पानी बहे तो ये सारी एरिया ऐसे कट के ऐसे बह, जिधर पानी बहेगा उसी एरिया में मिट्टी कटने लगेगी। तो सॉइल इरोजन समझ में आ गया। सिंपल क्या है, तो मिट्टी का कटना ही क्या है, सॉइल इरोजन। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion। इतना समझ में आ गया। अब जब हमने ये देख लिया तो हम कुछ इरोजन के टाइप्स हैं वो देख लेते हैं कि सॉइल इरोजन कितने तरीके से हो सकते हैं। The running water cuts through the clay soil and makes deep channels are gully। जब क्ले होता है मतलब टाइप कैसा हो, सॉइल का क्ले टाइप की हो, तो आप ध्यान से देखोगे कि इस कुछ देखो, ये जैसे कुछ गली जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गलीज। मतलब इस टाइप में जब इरोजन होगा, किस टाइप में, कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, डीप चैनल बन जाते हैं। और बगल बगल आप देखो तो माउंट ऐसे उठा हुआ मतलब कि पार्ट है, तो ये क्या होता है कि एक गली जैसा क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, चैनल टाइप का। तो इसी को हम क्या कह देंगे, गलीज टाइप इरोजन। फिर आता है हमारा इन द चंबल बेसिन। एक हमारे इंडिया में चंबल बेसिन आपने सुना होगा, वहां का जो बैड लैंड है, बैड लैंड मतलब जहां पे खेती नहीं की जा रही है, तो वो क्या है, उस लैंड को क्या कहते हैं, हम रेविन्स कहते हैं। मतलब चंबल बेसिन में जो हमारे वेस्ट लैंड या बैड लैंड है उसको हम रेविन्स कहते हैं। फिर आता है हमारा सम, ये तो लेकिन इरोजन के 2 ही 3 टाइप है, जैसे गलीस हो गया, सीट इरोजन हो गया, विंड इरोजन हो गया, 3 टाइप। सम टाइम water flows as a sheet over large area down a slope. In such cases, the top soil is washed away। मतलब कहीं किसी एरिया से रिवर बह रही है मान लीजिए, अब रिवर क्या करती है ना कि कुछ एरिया में जैसे हमारी गई, यहाँ गई, तो इतने एरिया की जो अपर वाली सॉइल है, सॉइल की जो ऊपरी परत है उसको सीट के तरीके, मतलब कि एक पेज के तरीके जब काटती है तो वो कैसा इरोजन कहलाता है, हमारा सीट इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा सीट इरोजन कहलाता है। और दूसरा हम लास्ट में विंड इरोजन की बात करें तो विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। ये मेनली डेजर्ट एरिया में होता है, क्योंकि हमारे राजस्थान एरिया, गुजरात एरिया में हवा बहुत अच्छी चलती है, वहां पे सॉइल भी है, तो कुछ इस टाइप का कि हवा ऐसे चल रही है तो इतने हमारे सॉइल के एरिया को कट कर दी, यहाँ से चली तो ऐसे हमारे सॉइल के एरिया को कट कर दी, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करती है। इसमें कई स्ट्रक्चर आ जाते हैं, आप
देखना, अपनी बुक्स में देखना, ऑनलाइन देखना तो आपको मिलेगा। तो मेनली कितने टाइप के इरोजन है, गलीस है, सीट इरोजन है और विंड इरोजन है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम जब देख लिए सॉइल इरोजन, तो इसे कंजर्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी ना। कंजर्व करना मतलब कि उसे प्रोटेक्ट करना, उसे सिक्योर करना। उसमें भी मेजर 4 तरीके हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो हम देखें। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल प्लॉफिंग। प्लॉफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अगर हम कंट्रोल ब्लॉफिंग देखें, यानी कि कंट्रोल तरीके से क्रॉपिंग करें, तो क्या होगा, जैसे ये एक माउंटेन जैसा एरिया है, कह सकते हैं कि उठा हुआ पार्ट है। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, तो क्या होगा, इस जगह पे हमने क्रॉपिंग करी, पर नीचे वाले एरिया को हम हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इस पानी का फ्लो नीचे बहेगा, सारी मिट्टी यहाँ से बहकर जाएगी, तो क्या होगा, मिट्टी का इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा। इसी से बचने के लिए हम क्या करें, ये मेथड अपनाएं, मतलब कॉन्टोर तरीके से यहाँ पे क्रॉपिंग करेंगे। जब ऐसे ऐसे गोल गोल करेंगे, तो क्या होगा कि ना पानी का बहाव बहुत तेज होगा, और जो हमारी क्रॉपिंग होगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये तो हमारा पहला क्या हो गया, कंट्रोल ब्लॉफिंग। ये क्या है, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। अब ये क्या है भाई, अगर हम देखें तो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे एक हिली एरिया है, वहां पे अगर आप ऐसे खेती करोगे तो पानी का फ्लो ज्यादा होगा, मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होगा। लेकिन आप उसी माउंटेन को आप ऐसे ऐसे बना दिए, तब क्या होगा, पानी ऐसे आया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो धीरे धीरे भी जाएगा और हमारा कल्टीवेशन भी बना रहेगा। तो टेरेस फार्मिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि पानी ऐसे आया, तो पानी का फ्लो भी रुकेगा। तो ये क्या करता है, इरोजन को करने से रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। ये हमारी टेरेस फार्मिंग हो गई। फिर हम देख लेते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद आप इतना समझ लो, स्ट्रिप के फॉर्म में हमें क्रॉपिंग करना है। जैसे लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। ये क्या होता है भाई, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि कुछ हमारा एरिया है, उसको हमने स्टेप के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, इतने में हमने व्हीट लगा दिया, इतने में हमने राइस लगा दिया, इतने में हमने पल्स लगा दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे बैरियर होंगे, तो उससे क्या होगा, पानी का फ्लो बहुत तेज नहीं होगा, हमारे पार्टीशंस होंगे, तो इससे सॉइल इरोजन बहुत कम होगा। ठीक, एक तरीका हम ये अपना सकते हो। लास्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, ये भी हम देख लेते हैं। प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर also work in a similar way, rows of such trees are called shelter belts। अब ये क्या है देख लेती, जैसे एक ये हमारा खेत है, इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ एरिया पे हमने प्लांटिंग कर ली, तो ये हमारे हवा को रोकता है और हमारे वाटर को रोकता है, जिससे पानी हमारी जो सॉइल है वो कटती नहीं है, सॉइल का इरोजन बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्लांट है वो विंड को सही से नहीं आने देगा, वाटर को सही से नहीं आने देगा। ठीक है, तो हमने सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड देख लिए। आज के लेक्चर में हमने पूरा अपना जो हमारा रिसोर्सेज और डेवलपमेंट चैप्टर है, क्लास 10 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, वो डील कर लिया। तो इस चैप्टर में आपने काफी चीज पढ़ी। अब मैं ये कह रही हूँ आपसे कि इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट रह गया है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करना, हमारी टीम आपको उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और उम्मीद है ये वाली सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप चाहो तो इनकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना, सारी चीजें पॉइंट वाइज है, की पॉइंट्स में है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।